टेस्ट भी स्टार्ट किए ना जैसे ऐसे पहले क्लास चलेगा, आधा घंटा हम उसको बोले तुम यूएनओ का पढ़ के आना, तो यूएनओ का मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, तुम यूएनओ का क्वेश्चन करना, ऐसे उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर तुम भी देना चाहोगी तो आगे टेस्ट तो मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, एक टॉपिक पे 7-8 क्वेश्चन रहेगा, इस तरह से रहेगा, बाकी तो टॉपिक चलेगा। अभी तो तुम्हारा पूरा 1 मंथ मतलब अगस्त तक का पूरा टॉपिक न्यू चलेगा, लेकिन अगस्त के बाद खाली रिवीजन, 14 डेज बचेगा ना, 14 को एग्जाम है ना, 14 को एग्जाम है। उसको बोले कि एडमिट कार्ड आ गया। हाँ हम बोल दिए, हम उसको लिंक भी भेज दिए थे एडमिट कार्ड का। मेरी सिस्टर को गर्ल्स कॉलेज में दिया, वो तो इंग्लिश ऑनर्स है ना, तो दोनों भरी है, तो उसका एक मेरा दिया है, मेरा दिया दुर्गापुर विमेंस कॉलेज। वो दुर्गापुर दिया, मेरी बहन का दिया है गर्ल्स कॉलेज, आफिन का भी दिया है गर्ल्स कॉलेज। अब उसका प्रॉब्लम ये है कि कौन जाएगा, मैं जा नहीं सकूंगी, और मेरे पापा का तबीयत खराब रहता तो वो जा नहीं पाते कहीं, देखो कौन ले जाएगा उसको, मोहल्ला से कोई जाता नहीं कि साथ में चल जाए। यहाँ देता ना, एक लड़का है उसके साथ कर रहा है क्लास में, तो उसको उसको पढ़ा यही आसनसोल में और लड़की लोग को दे दिया इतना दूर। लड़की लोग को नजदीक देना चाहिए, लड़का लोग को दूर दिया तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन लड़की लोग को दे दिया इतना दूर। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। देखो एक बात, जो जो पढ़ेंगे वो है बज ग्रुप, पेयर लर्निंग, नंबर हेड टुगेदर, फ्लिप क्लासरूम, ब्लेंडेड लर्निंग, अल्बर्ट बंदूरा का सोशल लर्निंग, लर्निंग डिसेबिलिटी का जो जो टाइप होगा वो, सबमेटिव एंड फॉर्मेटिव मतलब न्यू और ओल्ड मिला के, ठीक है, डायग्नोस्टिक टाइप ऑफ एवोल्यूशन, और नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ऑथेंटिक टेस्ट, इफ्सा, एप्टीट्यूड प्लेसमेंट, मतलब कुछ तुम्हारा न्यू है इसमें और कुछ पुराना है, ठीक है। जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब न्यू 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 और ओल्ड मिला के मिला, ठीक है। सब तो मतलब पुराना ही है, ज्यादा एक दो ही नहीं हो, ज्यादा नहीं, लेकिन 2025 में इन सारे से क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। चलो स्टार्ट करती हूँ, पहले बज ग्रुप पढ़ते हैं, ठीक है। क्या हुआ बाबू, हम क्लास करा रहे, बोलिए क्या हुआ। हाँ सिब्बेंटी से ठीक करवा लीजिए, सिब्बेंटी से ठीक करवा लीजिए, हम क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। और हम आपका पैसा दादी जान को दे दिए, जब जाइएगा तो ले लीजिएगा। चलो देखो, इतना दम देख के डर मत जाना कि इतना बड़ा याद करना पड़ेगा, इतना बड़ा याद नहीं करना पड़ेगा, खाली तुमको मैं बता रही हूँ क्या याद करना पड़ेगा। हम लोग ना सब पढ़ लेंगे ना, तो पढ़कर एक कीवर्ड बना मतलब एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। देखो क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग है ना, सब एक जैसा लगेगा इसलिए। बज ग्रुप किसको बोलेंगे, देख लो बज ग्रुप क्या है। बज ग्रुप का मतलब होगा कि बज ग्रुप इज ए कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स। बज ग्रुप आर सिंपली स्मॉल ग्रुप ऑफ 3 and 4 स्टूडेंट फॉर्म टू डिस्कस ए टॉपिक फॉर ए शॉर्ट पीरियड। कोई एक टॉपिक ले लिया, ठीक है ना, टॉपिक लेने के बाद हम क्या करेंगे, मतलब टॉपिक लेने के बाद एक टॉपिक दे दिया गया, ठीक है ना, और इस टॉपिक को क्या करेंगे, इस तरह से बच्चों को ग्रुप में बांट देंगे, 4-4 ग्रुप, किसी में 3 ग्रुप, ठीक है, किसी में 3 ग्रुप, किसी में 4 ग्रुप करके हम क्या किए, बांट दिए, ठीक है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए 3 या 4 ग्रुप का एक ग्रुप बना बना के दे दिए, स्मॉल ग्रुप बनाए। और ये लोग क्या करेंगे, अपने एक एक टॉपिक दे देंगे, ये लोग अपने टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो ये लोग जब डिस्कस करेंगे ना आपस में, जो टॉपिक के लिए जो भी असाइनमेंट या टॉपिक जो भी दे देंगे उस पर डिस्कस करेंगे, है ना। दिस ग्रुप में बी असाइन सेम या डिफरेंट टॉपिक टू डिस्कस। इन ग्रुप को या तो सेम हम टॉपिक भी दे सकते हैं या डिफरेंट टॉपिक भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बज ग्रुप हेल्प स्टूडेंट्स develop collaborative idea generations and group problem solving skill, and can provide students with opportunities to integrated material as well as formulated application and or generalization या प्रिंसिपल्स। बोले ये जो ग्रुप है ना, जो ग्रुप बनाए, ठीक है, इन ग्रुप को ये ग्रुप लोग क्या करेंगे आपस में, इनके अंदर कॉलबरेटिव डेवलप आएगा, क्योंकि लोग साथ मिलके कर रहे हैं ना, कॉलबरेशन करके डिस्कस कर रहे हैं, न्यू न्यू आइडिया जनरेट होगा। तुम देखना, अगर तुम अपने स्टूडेंट के तुम अपने फ्रेंड के साथ बात करो, ऐसी फ्रेंड जो तुम्हारी जैसे माइंड की है, मतलब कहने का मतलब वो भी पढ़ाई करती है, वो भी जॉब कर रही है, ठीक है, मतलब वो भी प्रिपरेशन कर रही है यूजीसी नेट का, तुम लोग साथ बैठो 4 फ्रेंड, अब बैठ के बात करो, देखो तुम लोग को न्यू न्यू आइडिया पता चलेगा, एक आइडिया जनरेट होगा, ठीक है। तो बोल रहे एक तो तुम्हारा आइडिया जनरेट होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखेंगे,
कोलैबोरेटिव लर्निंग करने से, है ना, स्टूडेंट को ना अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो लोग है ना इंटीग्रेटेड हो गए मटेरियल। सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, बंद कर देना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा। Solving skill and can provide student with the opportunity to integrated material as well as formulated application and generalization and principle। ये लोग क्या करेंगे, जो टॉपिक लेंगे है ना, उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, है ना, उस टॉपिक में उनको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आएंगे, है ना, इस तरह से वो लोग क्या करेंगे, नए नए प्रिंसिपल को जानेंगे, नए नए जनरल आइडिया उनके माइंड में आएंगे, है ना, सब अलग अलग बात बोलेगा, अरे ये बात, अरे वो बात, अरे ये बात, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सबके माइंड से बात आएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट कैन गेट रिस्पॉन्स टू देयर आइडिया फ्रॉम अदर, कैन आई लर्न ए लॉट फ्रॉम अदर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के मतलब हाँ 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 ये मुझे तो नया नॉलेज मिला, है ना, हाँ ये मुझे पता चला, मतलब रिस्पॉन्स करेंगे, बोलेंगे उनके आइडिया से। लेकिन ये जब क्या, ये लोग जब डिस्कस करेंगे ना, बात करें आपस, तो ये लोग जब बात करेंगे ना, तो यहाँ से एक आवाज निकलेगा जिसको बोलेंगे बजिंग साउंड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग से बजिंग साउंड आता है। जब ये लोग यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि स्मॉल ग्रुप है, ये क्या, पूछ भी सकता है, लेकिन अभी तक नहीं पूछा। अभी तक पूछा तो पूछा जाता है कि कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग से बजिंग साउंड आता है, ठीक है ना, जब वो डिस्कस करते हैं, तो वो है ये। क्योंकि ये लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, डिस्कस कर रहे को टॉपिक को लेके, वो भी बोल रहा, वो भी अपना एक आइडिया जनरेट कर रहा। मान लो कि ये लड़की है, ये कुछ बोल रही है, फिर ये लड़की अपना आइडिया जनरेट करी, ये कुछ प्रिंसिपल्स बता रही है, ये कुछ इसको जनरलाइज करके देख रहे हैं ना, इस तरह से बात हो रहा है आपस में। तो क्या आवाज आएगा जब ये लोग आपस में बात करेंगे, तो बज 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 साउंड का आवाज आएगा, ठीक है ना। सिंस द स्मॉल ग्रुप प्रोड्यूस, ये जो स्मॉल ग्रुप है ना, ये लोग प्रोड्यूस करेंगे बजिंग साउंड। इन लोगों के मूड से नहीं समझ में आएगा एक्चुअल में क्या बोले, नहीं समझ में आएगा, है ना, लेकिन इतना आवाज आएगा, बज 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 आवाज आएगा, ठीक है ना। वेल डिस्कसिंग दिस मेथड इज नॉन एज ए बज ग्रुप। तो ये लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, और इस तरह के मेथड को क्या बोलेंगे, बज ग्रुप, ठीक है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या बज ग्रुप एक कोऑपरेटिव लर्निंग है? हाँ, कोऑपरेटिव लर्निंग है, हो गया। ये क्या करते हैं हम लोग, स्मॉल ग्रुप में बच्चों को बांट देते हैं, टॉपिक देके वो लोग आपस में जो डिस्कस करते हैं, उससे जो देखो, ये सब मत फालतू चीज मत याद करना, ये मैं खाली ऐसी पढ़ाई हूँ, ठीक है ना। जो मैं बोल रही हूँ बस ये याद करना, कोऑपरेटिव लर्निंग है। हाँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3-4 बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के बच्चों को एक टॉपिक दे दिए, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करने के ड्यूरिंग उन लोग जब डिस्कस करते हैं ना, तो वहां से एक आवाज प्रोड्यूस होता है, उस बज बज, है ना, तो उस आवाज को क्या बोलेंगे, बजिंग साउंड बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, बजिंग साउंड, ठीक है। ये जो अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा ना, हाँ ठीक है। बजिंग जो साउंड है ना, तो इस बजिंग साउंड को बोलेंगे, मतलब इस तरह के डिस्कशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह के मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, बज ग्रुप। क्या बोलेंगे, बज ग्रुप। समझ में आया, बज ग्रुप किसको बोल रहे हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग है। 3-4 बच्चों का एक ग्रुप बना दिए, उनको एक टॉपिक दे दिए, उस टॉपिक पे वो लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, अपना डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें से जो आवाज आएगा उसको बोलेंगे बजिंग साउंड, ठीक है ना। और इस तरह के मेथड को क्या बोलते हैं, बज ग्रुप। हो गया, समझ में आ गया। पेयर लर्निंग, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे मैं ना, मैं माइंड में रखी थी कि यहाँ पे मुझे लिखना है, ठीक है, कि कोऑपरेटिव लर्निंग है, ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग है। इतना सारा मतलब मेरे माइंड में मतलब हौच पौच हो जाता है ना, कि मैं भूल जाती हूँ। तो ये बिल्कुल याद रखना, रुक जाओ मैं बता रही हूँ, कि यहाँ पे तुमको लिखना होगा कि ये कोऑपरेटिव लर्निंग है, ठीक है ना, ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग है, ठीक है। ये भी क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग। रुको रुको, चलने दो। हाँ, ये भी क्या है, ओहो, अच्छा भाई, क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। पेयर लर्निंग किसको बोलते हैं, ये कोऑपरेटिव लर्निंग है, ठीक है। Peer learning is an education method that help स्टूडेंट। पहले मैं तुमको इसको एकदम इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ, उसके बाद समझना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है समझो, खोलो खोलो खोलो, मैं नहीं आऊंगी खोलने के लिए। हाँ, सुनो, यहाँ पे क्या हुआ, देखो एक स्टूडेंट है, समझो ये क्या हुआ, ये सीखेगा पहले, ठीक है। ये स्टूडेंट क्या करेगा, पहले सीखेगा, ठीक है, सीख लिया, टीच करेगा। ये स्टूडेंट क्या करेगा, पहले खुद टीच करेगा, ठीक है, टीच कर लिया, टीच करके दूसरों को जाके पढ़ाएगा। अदर देखो, टीच, फिर अपने पहले सब पहले अच्छे से समझेगा, पहले अपने टीच करेगा। देखो कोई भी, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी,
कोई भी हो, कोई भी बड़ा से बड़ा प्रोफेसर, पहले वो टीच करता है, उसके बाद ही जाके टीचिंग करता है, ठीक है ना। पहले वो खुद पढ़ता है ना। पहले वो खुद से पढ़ेगा पहले, ठीक है, तब जाके दूसरों को पढ़ाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक ग्रुप होता है बच्चों का, ठीक है। तो बच्चा क्या करेंगे, पहले वो लोग क्या करेंगे, खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले वो लोग खुद लर्न करेंगे, पहले वो लोग खुद ही लर्न करेंगे, पढ़ लिए, पढ़कर जाके दूसरों को पढ़ाएंगे। इस तरह के कोऑपरेटिव लर्निंग को बोला जाता है पेयर लर्निंग। समझाती हूँ। पेयर लर्निंग एक एडुकेशन मेथड, समझ में आ गया ना, कि अगर कोई स्टूडेंट पहले खुद सीखता है और सीख के बोलता है, सीख के फिर जाके वो दूसरों को सिखा रहा है, तो बोलते हैं पेयर लर्निंग। बोले ये पेयर लर्निंग एक एजुकेशनल मेथड है दैट हेल्प स्टूडेंट सॉलिडिफाई देयर नॉलेज बाय टीचिंग ईच अदर। पहले वो क्या करेगा, पहले खुद नॉलेज लेगा, पहले वो अपना पढ़ेगा, है ना। पढ़ने के बाद वो जाके दूसरा को क्या करेगा, टीच करेगा, पहले अपने ही समझेगा। पहले क्या करेगा, वर्बलाइजिंग ए कॉन्सेप्ट एंड शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद द पेयर सर्विस टू द रीइंफोर्स नॉलेज गेन। पहले तो वो खुद पढ़ेगा, जैसे हम लोगों क्लास में एक लड़का था मनोज नाम का, तो वो क्या करता था कि पहले वो खूब पढ़ लेता, ठीक है, मतलब वो तो बंगाली वर्सन था, तो उसको ज्यादा अच्छा मतलब ये तो था हर चीज के लिए। तो वो पढ़ कर आके फिर क्लास में सबको बताता कि देखो ऐसे ऐसे पढ़े, देखो ऐसे पढ़े, देखो ये चीज ऐसे पढ़ा, क्योंकि सारे लोग समझाते थे तो थोड़ा समझ में नहीं आता था, तो वो क्या करता था कि आके समझाता था, ठीक है, बंगाली में, हम लोगों को नहीं, बंगाली वाले लोगों को, ठीक है ना। तो उन लोग पहले अपने पढ़ के आता, उससे क्या होता है, उसका क्लास में पूरा नाम होता है कि मनोज पढ़ने में बहुत तेज है, मनोज पढ़ने में बहुत तेज है, हम लोग को समझाता है, हम लोग समझाता है। तो वो इस तरह का लर्निंग को हम पेयर लर्निंग बोलेंगे, क्योंकि वो क्या करता था, वो 4 बजे सुबह तक वो खुद बोलता था, पता नहीं मुझे कितना सच कितना झूठ, वो बोलता था कि हम 4 बजे मॉर्निंग तक पढ़ाई करते हैं, और मॉर्निंग तक वो पूरा पूरा बुक पढ़ लेता था, और बुक पढ़कर आके पूरा क्लास में जो बंगाली स्टूडेंट होते थे उन लोगों का ग्रुप बना लेता और उन लोगों को समझाता कि देखो ये जो कल सर पढ़ाए ना वो ऐसे होगा, देखो ये जो सर पढ़ाए ना वो ऐसे होगा, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे पेयर लर्निंग, ठीक है ना। पेयर लर्निंग में पहले वो खुद पढ़ेगा, उसके बाद वो दूसरों को पढ़ाएगा, ठीक है। दिस कन्फर्म द पेयर टीचिंग। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, देखो, स्टूडेंट टीच ईच अदर, स्टूडेंट क्या करता है, खुद पढ़ के दूसरों को पढ़ाएगा। एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनिंग वर्बलाइजिंग कॉन्सेप्ट टू रीइंफोर्स लर्निंग। क्या करेगा, देखो, पहले ना वो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, अपने से रटेगा। वर्बलाइजिंग का मतलब क्या, पहले पढ़ेगा, अपने रटेगा। देखो कोई भी चीज ना, ऐसे ये स्टूडेंट है, टीचर का तो मुकाबला नहीं कर पाएगा कि तुमको आगे कॉन्सेप्ट बिना ऐसे लिया आगे आगे से बता दे, नहीं, पहले वो खुद रटेगा, खूब रटेगा, वर्बलाइज करेगा, एक्सप्लेन करेगा, कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से समझेगा, तब आगे क्लास में किसी को बताएगा। तो पहले वो बेटर अंडरस्टैंडिंग करेगा अपना, उसको रिटेंशन करेगा, याद करेगा, है ना। उसके बाद वो जाके दूसरों को बताएगा, है ना। तो इस तरह के लर्निंग को एक्टिव लर्निंग बोल रहे हैं। क्यों, देखो पहले क्या कर रहा है, वो अपने आप को पढ़ रहा है ना। जब वो अपने आप को पहले समझा रहा है, तुम मुझे जैसे तुम लोगों को बोल दे कि जैसे मैं तुम लोगों को क्लास करवाती हूँ, तो तुम एक, ये भी एक पेयर लर्निंग हो गया। बोलो कैसे, देखो मुझे तो आता है, ऐसा बात नहीं कि मुझे नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ न्यू चीज तो भी मुझे पढ़ना पड़ता है, तो उससे मेरा नॉलेज भी तो इंक्रीज हो रहा ना। कुछ जो न्यू चीज है जो मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो उससे तो मेरा नॉलेज इंक्रीज हो रहा है ना। तो मैं एक्टिव हो रही हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ाती तो मे बी मैं एक्टिव ना रहती इतना, मतलब मुझे एक फिक्र है, मतलब एक है कि नहीं, मुझे 7 बजे क्लास लेना ही है, तो मुझको उसके लिए पीडीएफ प्रिपेयर करना है, तो मुझको बुक पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। मैं भी तो ऐसा डायरेक्ट नहीं बना पाती हूँ, मुझे भी तो एनसीईआरटी का बुक, यूपीएससी का बुक पढ़ना पड़ता है। तो मैं पहले पढ़ूंगी, उसके बाद अच्छा मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे एक न्यू नॉलेज मिलता है, जब पढ़ती हूँ तब एक नया नॉलेज मिल रहा है, ठीक है ना। जब पढ़ूंगी नया नॉलेज मिल रहा है ना कुछ मेरा नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद मैं तुम लोगों को आके पढ़ा रही हूँ, तो ये एक तरह का पेयर लर्निंग हो गया। तो ये क्या हुआ, ये मुझको एक्टिव बना दिया, ये मुझको एक्टिव बना दिया। इस तरह के लर्निंग को एक्टिव लर्निंग बोलते हैं, मतलब तुम पढ़ो फिर दूसरे को पढ़ाओ, ठीक है ना। तुम पढ़ो फिर दूसरे को पढ़ाओ, तो उसको बोलेंगे एक्टिव लर्निंग, है ना। नहीं, जैसे एक बात बता, मैं अपने ऐसे एग्जांपल दी हूँ, जैसे ऐसे तो देखो आता ही है, लेकिन एक होता है ना कि आप बुक में भी मुझे पढ़ना चाहिए, बुक में भी पढ़ के मैं समझूं कि हाँ, मैं मेरे माइंड में जो चीज़ है वो सही है कि नहीं, तो उससे तो तुम्हारा और नॉलेज इंक्रीज होगा। तो इस तरह के लर्निंग को पेयर लर्निंग बोला जाता है। जैसे अभी हम वो लड़का का एग्जाम्पल दिए कि वो पहले पढ़ लेता था अपने, ठीक ना, लेकिन वो पढ़ता था और उस क्लास में आके बोलता था, उसे क्लास में बहुत उसका वाहवाही होता कि देखना उसको सब आता है, देखना मन, यहाँ तक का जूनियर क्लास में भी बंगाली लड़की लोग आए तो उसी के पीछे लड़के रहते थे कि आप मेरे को समझा दीजिए, आप मेरे को समझा दीजिए। उसको अच्छा फील होता था, मेरा बेटर फील होता था। तो उससे उसको क्या किया, एक्टिव लर्निंग बना, उसको एक्टिव बना दिया। उसका जो लर्निंग हो रहा है एक्टिव, क्यों भाई, क्योंकि वो क्या करता था, वो पहले अपने पढ़ता फिर दूसरों को पढ़ाता,
है ना। लेकिन ऐसा नहीं टीचर गैप हो गया, टीचर रहेगा। टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर विद स्टूडेंट टॉकिंग टेकिंग ऑन टीचिंग अदर। जब वो दूसरों को सॉरी टीचिंग रोल्स हैं, जब स्टूडेंट ना टीचिंग रोल्स कर रहा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा कि स्टूडेंट क्या कर रहा, पहले वो खुद पढ़ रहा। हालांकि हम लोग का जो क्लास में जो मनोज था ना, तो वो बहुत ऐसा नहीं था, वो सिर्फ उन लोगों को बताता, जैसे हम लोग का पूछती है ना कि हम लोग को थोड़ा समझा दो, तो वो हम लोग को गलत चीज बताता। मेरे को एक बार गलत भी बता दिया और हम एग्जाम में गलत भी लिखे थे, ठीक है। तो वो अलग टाइप का था, उसका एग्जाम्पल इससे प्योर नहीं बैठेगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल देने के लिए बता दी, ठीक है। कि मान लो कि ये कोई स्टूडेंट है, तो इसी ये क्या करेगा, पहले खुद पढ़ेगा, पहले खुद कॉन्सेप्ट को समझेगा, ठीक है। पहले देखो इसे कीवर्ड क्या है कि अदर, दूसरों को पढ़ा रहा, ठीक है। पहले वो कॉन्सेप्ट को समझ रहा, वर्बलाइजिंग कर रहा, याद कर रहा, रिटेंशन कर रहा, उसके बाद जाके वो दूसरे स्टूडेंट को समझा रहा है। समझ में आ गया ना। क्या समझ में आया कि पेयर लर्निंग क्या है, कि पहले अपने पढ़ेगा फिर दूसरों को। तो तुमको इसको कीवर्ड क्या याद करना है, अभी हम सबका कीवर्ड बनाएंगे, ठीक है ना। अदर, हाँ ऐसे कर देंगे ना, टीचिंग, टीचिंग ईच अदर, है ना, टीचिंग ईच अदर। ये हो गया तुम्हारा कीवर्ड इसका पेयर लर्निंग का। बज का हम लोग बड़े की बजिंग साउंड आएगा। अभी सबका कीवर्ड बनाएंगे, तुम लोग देखना, तुम लोग मुझे हेल्प करना कीवर्ड बनाने में, ठीक है। तो बोले कि इसमें दो तरह का रूल होता है, ट्यूटर, द स्टूडेंट हु टीच, पहले तो स्टूडेंट टीच करेगा, ठीक है ना, अपना ट्यूटर से। इसका जो ट्यूटर पढ़ेगा फिर ट्यूटी बन जाएगा, तो फिर खुद पढ़ाने लगेगा। स्टूडेंट हु लर्न फ्रॉम द ट्यूटर, फिर वो पढ़ाएगा जो उसने ट्यूटर से पढ़ा। ये नहीं भी पढ़ेगा तो कोई बात नहीं, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये समझ में आया ना कि पेयर लर्निंग क्या है। पेयर लर्निंग में स्टूडेंट क्या करता है, पहले अपने पढ़ेगा, कॉन्सेप्ट समझेगा, उसको याद करेगा, लर्न करेगा, बेटर बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। जब वो उस तरह से कर रहा, उसको पता है कि मुझे भी पढ़ाना है जाके, तो वो एक्टिव बन गया, उसका जो लर्निंग हो रहा है वो एक्टिव लर्निंग है। फिर वो जाके ग्रुप में सबको बताएगा कि देखो इसका मतलब ये है, वो है, वो है। ऐसा बात ऐसे भी क्लास में तुम देखी होगी, एक क्लास में अगर कोई बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, तो उसके पीछे आगे पीछे सारे स्टूडेंट रहते, क्यों भाई थोड़ा हमको नॉलेज दे दो, है ना। तो वो उसको बताता है, तो वो फिर कल से फिर पढ़ के आएगा कि हमको जाके नॉलेज देना है ना। तो इस तरह के लर्निंग को पेयर लर्निंग बोलते हैं, ठीक ना। पेयर लर्निंग क्या है भाई, तो यहाँ पे क्या करता है स्टूडेंट, पहले अपने पढ़ेगा फिर जाके दूसरों को पढ़ाएगा। तो ऐसा बात नहीं कि यहाँ पे टीचर का कोई रोल नहीं होता, टीचर होता है एज ए फैसिलिटेटर, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे टीचर का रोल एक तरीके से ले लेता है और दूसरे को पढ़ाता है, ठीक है, अपने ग्रुप को पढ़ाएगा, समझाएगा, ठीक है। नंबर हेड टुगेदर, इसको एनएचटी बोलेंगे। ये क्या है, यहाँ पे 4 स्टेप होता है। ये एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे स्टूडेंट को क्या किया जाता है, एक स्मॉल ग्रुप में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 स्टेप होता है, 1 2 3 4। टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 ग्रुप को बांट देंगे, ठीक है। डिस्कस कॉन्सेप्ट, कंप्लीट, या तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए या टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। इट इंश्योर्स दैट एवरी ग्रुप नंबर अंडरस्टैंड द मटेरियल, हर एक ग्रुप को हम समझा देंगे, है ना, हर एक ग्रुप के मेंबर को समझा देंगे मटेरियल के बारे में, ठीक है। एज एनी वन ऑफ देम कुड बी कॉल ओपन टू बी रिस्पॉन्ड, कोई भी बोल सकता है ग्रुप में, ऐसा कोई बात नहीं। स्टूडेंट नंबर ऑफ ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में 1 से 4 तक का मेंबर रख देंगे, है ना, ठीक है। देखो एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, ठीक है। टीचर पोज ए क्वेश्चन या टास्क, सेट ए टाइम लिमिट, टाइम लिमिट दे देगा, ठीक है। तुमको 10 मिनट में आंसर बताना है, ठीक है ना। तुमको 5 सेकंड में आंसर बताना है, या तुमको 2 सेकंड में, सॉरी 2 सेकंड तो बहुत कम हो जाएगा, 5 सेकंड रखो, 1 मिनट रखो, इस तरह से तुमको आंसर बताना है, वो टीचर अगर पूछेंगे तो, ठीक है। तो एक ने बता दिया, मान लो एक ग्रुप ने बता दिया, तो फिर दूसरा ने बताया, तो रोटेशन चलेगा कि तुम बताओ, फिर तुम बताओ, फिर इस तरह से एक रोटेशन चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट पुट देयर हेड टुगेदर टू डिस्कस एग्री, क्या करेगा, ऐसे ऐसे हेड चारों तरफ मिला लेगा, ऐसे डिस्कस करने के लिए सर एक में मिला लेगा, उसके बाद वो लोग क्या करेगा, डिस्कस करेगा। और उसके बाद सब एक ही आंसर पे अगर डिस्कस, सब ये जो जितना भी सर है ना, मतलब जितने भी स्टूडेंट है, सब एक बात पे एग्री हुए, हाँ हाँ इसका आंसर ये होगा, ठीक है, हाँ हाँ इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, जैसे अगर हम तुमसे पूछेंगे केशवानंदा भारती केस कब आई, माने मैंने पूछा और मैंने इस तरह ग्रुप बनाया, तो ये लोग क्या करेगा, पहले चारों सर को अपने से मिला लेगा और बोलेगा सुनो ना 1973 है, सही बोल रहे हैं ना,
तो वो लोग बोलेगा हाँ हाँ सही, चलो आंसर रिप्लाई करते हैं। तो ये लोग क्या करेगा, आंसर का रिप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो टीचर रैंडमली कॉल दे नंबर, वो रैंडमली 3 नंबर को भी बोल देगा तुम बताओ, है ना। एंड स्टूडेंट एट द नंबर फ्रॉम ईच ग्रुप शेयर द ग्रुप आंसर, हर ग्रुप को नंबर शेयर करेगा, उसमें बदलू बताएगा। तो इस तरह से टीचर क्वेश्चन पूछेगा तो फिर इससे पूछा, रोटेशन तो ऐसा चलेगा, गोल 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 होते चलेगा। तो इस तरह का जो नंबर हेड टूगेदर का मतलब होता है कि लोग यहाँ पे क्या करेगा, पहले डिस्कस करने के लिए अपने क्या करेगा, सर को ऐसे मिला लेगा, ठीक है ना। देखो, पुट देयर हेड टूगेदर, अपना सर को एक दूसरे के साथ मिला लेगा, उसके बाद टॉपिक पे डिस्कस करेगा, समझेगा, उसके बाद आंसर का रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो बोला कि इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं पिक्चर भी दे दी हूँ, ये दोनों मिला हुआ है, हालांकि मुझे 3-4 लाने, चलो ये भी समझो। इनहांसिंग स्ट्रैटेजी, यहाँ पे असाइनिंग रोल, एक रोल होगा, इन लोग का रोल बढ़ेगा कैसे, देखो टॉपिक पे सब डिस्कस कर रहा है ना। हाँ देखो, इन्होंने ये दे दिया, टॉपिक दे दिया। अब टॉपिक दे दिया तो इस टॉपिक पे तो सभी डिस्कस करेंगे कि चलो टॉपिक दे दिया, 1 घंटा का टाइम दे, इस टॉपिक पे तुम लोग पूरा रिसर्च कर लो, चारा सब बच्चा मिलके। तो ये लोग असाइनमेंट रोल करेंगे कैसे, टॉपिक पे अभी कोई भी टॉपिक दे दिए, 1973 की केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती केस मैंने दे दिया, ठीक है। तुम इस पे रहने दे, वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। केशवानंदा भारती केस, ठीक है ना, केशवानंदा भारती केस पे तुम लोग डिस्कस करो। अब ये बच्चा लोग क्या करेगा, पूरे छान मारेगा इसको, क्या आखिर उसमें क्या हुआ, क्या बात हुआ, है ना, छान मारेगा कि इसमें क्या मामला है, ये मामला है क्या, ठीक है ना। और फिर ये एक तरह का रोटेशन रिप्रेजेंटेटिव से, क्यों, क्योंकि पहले इससे टीचर पूछ रहा, फिर रोटेशन हो किस पे आएगा, फिर रोटेशन हो किस पे आएगा, तो ये जो तुम्हारा नंबर हेड टूगेदर है ना, यहाँ पे बच्चों को एक असाइनमेंट रोल दे रहा, जो टॉपिक उठा के दे दिया, दे दिया, बस 1 घंटा। अगर बड़ा टॉपिक दिया तो चलो 1 दिन, ठीक है। तो और ये रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यों भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे तुमने ग्रुप बनाया है, ग्रुप बना के हर एक इसको दिया, फिर तुम लियो, फिर तुम लो, फिर तुम लो, तुम लो, तो इससे रोटेशन चलेगा, ठीक है, रोटेशन चलता है यहाँ पे। तो ये जो नंबर हेड टूगेदर वाला है ना, यहाँ पे क्या होगा, टीचर ना 4 ग्रुप बनाएगा और क्या करेगा, हर ग्रुप को से एक क्वेश्चन पूछेगा रोटेशनली, और वो लोग आंसर कैसे रिप्लाई करेंगे, पहले अपने सर को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिला लेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, फिर रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट का क्या हो रहा है, रोल जो है ना असाइन किया जाता है कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, ठीक है, क्योंकि पहले एक ग्रुप से पूछा, तो वो एक ग्रुप को असाइन कर दी कि तुमको कौन काम करना है, चलो तुमको केशवानंदा भारती केस के बारे में डिस्कस करना है, ये ग्रुप ने करके दिखा दिया, फिर दूसरा ग्रुप से पूछा, तो सब ग्रुप का टीचर क्या कर रहा है, रोल असाइनमेंट कर दे रहा है ना। ये एक रोटेशन रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप, एक बार इसका नंबर आ रहा, फिर उसका नंबर आ रहा, फिर इसका, तो रोटेशन पूरा चल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। ब्लेंडेड लर्निंग, इससे तो क्वेश्चन इस बार नहीं आया हुआ था, लेकिन इसके बाद वाला जो टॉपिक है ना, उससे क्वेश्चन आया 2025 में, जून में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब है कि वो जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है ना, दोनों को साथ में पढ़ोगी तभी समझ में आएगा। इससे पहले आया हुआ है, ऐसा बात नहीं किसी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, आया हुआ है, पहले आया हुआ है, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या, अगर मैं तुमको इसको इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी ना, तो इजी लैंग्वेज में इसका मतलब हो जाएगा, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब है तुम्हारा फेस टू फेस, फेस टू फेस किसको बोलते हैं, क्लासरूम लर्निंग। तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा तो बोलना, ठीक है। बोला कि क्लासरूम लर्निंग को क्या बोल रहा है, फेस टू फेस लर्निंग प्लस, या ऑनलाइन। देखो अगर तुम बदमाशी करोगे तो रूम से गिरा देंगे, ठीक है, क्लास कराए रहे ना, खेलो लेकिन कुछ बोलो मत। ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं, आईसीटी टूल वाला लर्निंग, ये भी बोल सकते हैं। तो जब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे ना, इन दोनों लर्निंग को जब हम लोग मिलाते हैं ना, एक मिनट, ओ लक्ष्मी का छूट गया था, जाओ, जब बाबू नहीं मानेगी ना, तुम जाओ रूम से बाहर, हमको तुमको डिस्टरबेंस कर रही हो, क्लास में पढ़ा रहे ना। बोले कि क्लासरूम लर्निंग को क्या बोलते हैं, फेस टू फेस, और ऑनलाइन को आईसीटी यूज करके, इंटरनेट यूज करके, ठीक है ना। जब इन दोनों टूल को मिला के हम लर्निंग कर रहे हैं, तो इस तरह के लर्निंग को हम लोग बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। देखो समझना तो होगा पूरा ही, लेकिन ये वाला बस याद करना है, ब्लेंडेड लर्निंग किसको बोलते हैं। सिब्बी, बाबू लोग को मून भजन का रूम में ले जाना, क्लास कराने नहीं दे रहा, नहीं क्लास कराने दे रहा।
जाओ तुम भी जाओ सफात के पास, रूम डोर बंद कर दो, ठीक है। क्लासरूम लर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है। और जब हम लोग जैसे तुम लोग क्लास कर रही हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑनलाइन। जो अभी क्लास कर इसको ऑनलाइन। तो जब ये दोनों मिला के क्लास होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। बस यही याद करना, ज्यादा तो याद करना भारी है ही नहीं। क्या बोलेंगे भाई, जब क्लासरूम यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन और ऑनलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन क्या, जो आईसीटी टूल का इस्तेमाल करके हम लोग क्लास कर रहे हैं, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या बोल, ये वाला लेकिन नीचे वाला याद करना है, अगर ऊपर वाला ना भी याद करो तो कोई प्रॉब्लम ना है, नहीं है मतलब। ब्लेंडेड लर्निंग को हाइब्रिड लर्निंग भी बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब भी होता है दो चीज को जोड़ना, ठीक है ना। यहाँ पे तो पिक्चर भी बना हुआ है, ऑल्सो नॉन एज ए टेक्नोलॉजी मेडिएटेड इंस्ट्रक्शन या वेब इनहांस इंस्ट्रक्शन या मिक्स मोड इंस्ट्रक्शन, ये सब लर्निंग के नाम, इसका नाम इतना सारा है। वैसे एग्जाम में ब्लेंडेड करके आता है, लेकिन अगर आ जाए हाइब्रिड लर्निंग किसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी इमीडिएट इंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं, वेब इनहांस इंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं, मिक्स्ड मोड इंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं, सब ब्लेंडेड लर्निंग का ही नाम है। ब्लेंडेड लर्निंग एक अप्रोच है दैट प्रोवाइड्स इनोवेटिव एजुकेशनल solutions through an effective mix of traditional classroom teaching with the mobile learning and online activities for a teacher, trainer and student। समझो क्या बोल रहा है, बोले ब्लेंडेड लर्निंग जो है ना, ये ट्रेडिशनल टीचिंग प्लस ऑनलाइन टीचिंग को मिलाकर बनाया गया है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा ट्रेडिशनल क्लासरूम भी शामिल है और मॉडर्न वाला ऑनलाइन लर्निंग भी शामिल है। जब इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लेंडेड लर्निंग। समझ में आ गया, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। जितना भी टीचिंग अभी हम क्या पढ़े, कोऑपरेटिंग टीचिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम चार्ट बनाएंगे, आज वाला कल वाला नहीं, ठीक है ना। ये वाला समझ में आ गया ना सबको, ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग यानी क्लासरूम टीचिंग को मिला देंगे और अगर ऑनलाइन टीचिंग को मिला देंगे तो वो क्या हो गया, तुम्हारा ब्लेंडेड लर्निंग हो गया। रट लेना इसको, फेस टू फेस या ऑनलाइन आईसीटी टूल फॉर टीचिंग लर्निंग, ये सब तो याद भी नहीं करी, मतलब ये ना भी करो, ऐसे याद करो ना, फेस टू फेस प्लस ऑनलाइन क्लास, ये कम से कम पिक्चर ही मैल में याद रख लेना, याद हो जाए। फ्लिप्ड क्लासरूम से बहुत एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आया हुआ है। पिक्चर पहले दिखा देती हूँ, ठीक है ना, फ्लिप्ड का मतलब क्या है। पहले मैं पिक्चर में समझा रही हूँ, उसके बाद पिक्चर में समझाने के बाद उसके बाद मैं बताऊंगी। इस बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आया हुआ है, फ्लिप्ड 2025 जून में से क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है ना। बोला कि ये कुछ नहीं है, ये समझाने के लिए, ठीक है ना। फ्लिप्ड क्लास किसको बोलते हैं हम लोग, फ्लिप्ड क्लासरूम में हम लोग पहले स्टूडेंट को बोलेंगे कि प्री वीडियो देख के आओ। क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा कि टीचर पहले स्टूडेंट को बोलेगा कि तुम ना प्री वीडियो देख कर आओ, ठीक है। टीचर क्या बोलेगा स्टूडेंट को कि तुम ना प्री वीडियो देख कर आओ। एक मिनट रुको, तुम्हारे आवाज आ रही ना तुम लोगों को, कोई डिस्टरबेंस नहीं ना है, हेलो। नहीं ना, नहीं मेरा हट गया भैया, मुझे लग रहा है कि हटा क्यों, नहीं ठीक है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, फ्लिप्ड क्लास को समझो पहले, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे टीचर बोलेगा ना, मान लो टीचर बोलेगा पहले प्री वीडियो देख कर आओ। क्लासरूम में आने से पहले क्या करेगा टीचर, कोई तुमको कोई कोई टॉपिक दे देगा, ठीक है। कोई टॉपिक दे देगा, कोई लेक्चर का नाम बता देगा, ठीक है ना। कोई मटेरियल दे देगा, उस मटेरियल से रिलेटिव बोलेगा तुम पहले उसको वीडियो देख कर आओ, ठीक है। तुम घर से उस लेक्चर पे वीडियो देख कर आओ, या कोई कंटेंट दे देगा, ठीक है ना, कोई कंटेंट, कोई टॉपिक, कोई लेक्चर का नाम बता देगा, बोलेगा जाओ इससे रिलेटिव पहले तुम प्री वीडियो देखो, घर में बैठ के देखो, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करेगा, पहले लेक्चर देखेगा, देखो देख रहा, उसके बाद क्लासरूम में आ रहा, ठीक है। इसको बोलेंगे फ्लिप्ड क्लास। पहले लेक्चर देखना, प्री वीडियो, प्री वीडियो, उसके बाद पोस्ट क्लासरूम, बाद में क्लासरूम में आना, ठीक है, क्लासरूम में आना।
इस तरह की पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। ठीक है, ये वाला मैं समझाने के, ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या होता था कि पहले लेक्चर सुनो, लेक्चर सुनने के बाद टीचर बोलेगा कि जाओ होमवर्क करके आना, बस यही था। लेक्चर सुनो, लेक्चर के बाद होमवर्क मिलता था। लेकिन अभी फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या बोल दिया गया, पहले लेक्चर देखो, ठीक है, हो सके लेक्चर टीचर ही प्रोवाइड करे, ठीक है, लेकिन पहले तुमको लेक्चर देखना है, तब उसके बाद क्लासरूम में आना है। चलो अब पढ़ाएंगे तो तुम लोग इजीली समझ में आ जाएगा। इससे ना पहले इससे पहले यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ, मतलब पहले, मतलब ओल्ड क्वेश्चन, लेकिन अभी जो न्यू क्वेश्चन आया हुआ ना, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ओल्ड में भी आता है, न्यू में भी आता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारा ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा बात नहीं है। फ्लिप्ड क्लासरूम एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है, ये एक तरह का ब्लेंडेड लर्निंग भी बोल सकते हैं इसको। अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्या ब्लेंडेड लर्निंग का टाइप है तो हाँ बोल सकती है, ठीक है ना, लेकिन ब्लेंडेड लर्निंग है नहीं, टाइप बोल सकते हैं एक तरह का। चलो आगे, बोला कि पहली बार फर्स्ट प्रपोज द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल 1984 में आया। सबसे पहले इसको इसको इंट्रोड्यूस, इस मॉडल को प्रपोज किसने किया था, सॉरी कितने कौन सा ईयर में इसको प्रपोज किया गया था फ्लिप्ड क्लासरूम को, तो 1984 में। तुम बोलोगे कि ये वाला क्यों हमको डेट याद करा रही हो, क्योंकि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ डेट से ही, गलत डेट दिया हुआ था और ऑप्शन था कि तुम सही करो इसको, ठीक है, इसलिए मुझे कराना पड़ेगा। फ्लिप्ड क्लासरूम हैज बीन पॉपुलर सिंस 2007। 1984 में तो इसको प्रपोज किया गया था, लेकिन 2007 में ये जो है ना पॉपुलर हुआ था। इतना बड़ा देखने का तुमको कुछ याद नहीं करना, अभी जो रेड हाईलाइट है बस वो याद करना। फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप्ड क्लासरूम इसे जस्ट द अपोजिट है, नॉर्मल क्लासरूम या ट्रेडिशनल क्लासरूम के बिल्कुल अपोजिट है। अभी मैं पिक्चर भी दिखाई कि ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या था, तुम्हारा ये लेक्चर दिया जा रहा और तुम्हारा होमवर्क दिया जा रहा, लेकिन अभी ये वाला क्या, ये बिल्कुल अपोजिट है। पहले टीचर क्या करा, वीडियो बोल रहा कि देखो, ठीक है ना, पहले वीडियो देखो फिर क्लासरूम में आओ तो मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छा क्लास है। फ्लिप्ड क्लासरूम इज जस्ट द अपोजिट है, ये नॉर्मल क्लास के और ट्रेडिशनल क्लास के बिल्कुल। द फ्लिप्ड क्लासरूम टेक्निक्स फोकस ऑन प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद द लर्निंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, बोले क्या टीचर क्या कर रहा, क्लासरूम में एक टेक्निक्स यूज कर रहा, फ्लिप्ड टेक्निक्स। स्टूडेंट को क्या करना, लर्निंग मटेरियल दे देता है और बोलता है कि आप प्री रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आओ, मतलब टीचर का ही कोई प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होगा उसी से रिलेटेड वो देखो, या कोई वीडियो देख कर आओ, या कोई प्रेजेंटेशन, इस तरह से तुम देख के आओ, उसके बाद क्लासरूम में आओ, या कोई अदर वेब बेस्ड मटेरियल देखो, वेब बेस्ड मतलब वही कोई ऑनलाइन देख कर आओ, ठीक है ना, उसके बाद तुमको क्लास में आना है। दिस मेथड रिक्वायर स्टूडेंट टू familiarize themselves with the new information। तुमको कोई न्यू इन्फॉर्मेशन में पढ़ाऊंगी, सुनो एक बात सुनो मेरे को, तुम लोगों को ऐसा टॉपिक जो तुम्हारे लिए न्यू है बताओ, जैसे मैं एक क्या पढ़ा रही हूँ, अमेंडमेंट में पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, अभी आफिन को, तो तुम लोगों के लिए अमेंडमेंट मेरे ख्याल से नहीं होगा। देखो एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, सॉरी सिंपल मेजोरिटी, तो मैं तुम लोगों को ये पढ़ाऊंगी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना। एक होता है सिंपल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट, हाफ स्टेट का रेटिफाई, हाफ स्टेट का रेटिफिकेशन, ठीक है। तुम लोगों को नहीं पता सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है, और स्टेट प्लस हाफ रेटिफिकेशन का मतलब क्या है, नहीं पता। तो मैं तुम लोगों को पहले बोलूंगी कि जाओ इससे रिलेटिव पहले तुम वीडियो देखकर आओ, इससे इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, उसके बाद मैं क्लास में पढ़ाऊंगी। तो जब तुम लोग वीडियो देखकर आओगे और जब मैं पढ़ाऊंगी तो तुम लोगों का नॉलेज और इंक्रीज होगा, इसमें बोला गया, ठीक है, कि न्यू इन्फॉर्मेशन तुम पढ़ोगी जब लेकर आओगी, और उसके बाद जब क्लास में तुम आओगी तो एक्टिव हो जाओगी। टीचर विद द टीचर एंड स्टूडेंट ए हेड ऑफ टाइम, क्या होगा तुम्हारा इसी टाइम में, तो तुम उस वो जो तुम टॉपिक है ना तुम्हारे लिए जाना पहचाना हो जाएगा, फैमिलराइज हो जाएगा। तुम अगर वीडियो पहले से देख के आओगी ना तो वो टॉपिक तुम्हारे लिए न्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तुम उस टॉपिक के लिए ऐसे नहीं लगेगा पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हम लोग कभी कभी बहुत होता था, टॉपिक कंप्लीट हो गया लेकिन पता नहीं चलता था कि कौन सा टॉपिक हुआ है, होता है। लेकिन अगर वही सर बोल देते कि तुमको ना नेशनलिज्म पे पढ़ के आना, मेरे साथ एक बार हुआ था, पार्थिव चटर्जी का सर नेशनलिज्म पढ़ा रहे थे,
ठीक है। तो नेशनलिज्म टॉपिक खत्म हो गया, खाली पार्थो चटर्जी का नाम वाम आके भी खत्म हो गया। तब तक मुझे नहीं समझ में आया कि कौन सा टॉपिक हुआ। तो अगर मुझे सर बोल देते कि तुम ना नेशनलिज्म पे टॉपिक देख के आओ, या कोई प्रेजेंटेशन वो पढ़ कर आओ, या कोई बुक है कुछ है पढ़ के आओ कल से, ठीक है ना, पढ़ कर आना, या फिर कोई रिकॉर्डेड टाइप का लेक्चर है तो वो देख कर तुम आना। अब जब कल सर फिर दूसरे दिन अगर सर लेक्चर देते तो मेरे लिए वो जाना पहचाना होता, तब मुझे समझ में आता कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं, यानी क्या बोलना चाह रहे मुझे समझ में आ जाएगा। तो ये होता तुम्हारा फ्लिप्ड क्लासरूम। दैट मीन्स कंटेंट वीडियो लेक्चर वॉच घर पे देखना है, या तो कोई कंटेंट देख लो, या तो कोई वीडियो लेक्चर देख लो, या जो सर बताएंगे कि तुमको ये वाला टॉपिक कल घर से आना है देखकर, तो तुम देख कर आना घर से एट होम। क्लास टाइम फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच एक रिजर्व फॉर रिवाइजिंग द टॉपिक, मतलब यहाँ पे तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना, टॉपिक तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। विल टीचर एक्टिवली इंगेज विद द स्टूडेंट थ्रू द ग्रुप डिस्कशन कोलैबोरेटिव कोर्स वर्क असाइनमेंट। बोला कि यहाँ पे तुम्हारा टीचर क्या करेगा कि स्टूडेंट को बोलेगा कि ग्रुप डिस्कशन करो, अब वो पढ़ कर आएगा तो ग्रुप डिस्कशन करो, कोलैबोरेटिव कोर्स वर्क करो, असेसमेंट भी बनवाएगा। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया तुम्हारा इंडायरेक्ट टीचिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। अच्छा ये तो अभी बताई ना कि यहाँ पे क्या क्या होता है। असाइनमेंट बनाने के लिए देगा फ्लिप्ड क्लासरूम में टीचर, फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या क्या देगा, तो तुमको असाइनमेंट भी बनाने देगा, ग्रुप डिस्कशन भी करवाएगा, कोलैबोरेटिव कोर्स वर्क करवाएगा, साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट दे दिया बोलेगा साथ मिलकर करो, ठीक है ना। इस तरह क्लासरूम में तुम्हारा होगा। ये तुम्हारा हो गया ना। फिर स्टूडेंट मतलब कोई न्यू टॉपिक रहेगा तो उसको अपडेट भी कर देगा, ठीक है। या फिर कोई न्यू टॉपिक है तो स्टूडेंट को बोलेगा तुम अपना अपडेट करके आओ, जाओ तुम पढ़ कर आओ, और उसके बाद टीचर बताएगा, तो उससे उसका ज्यादा नॉलेज इंक्रीज होगा। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब क्या है कि पहले प्री रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आना, उसके बाद क्लासरूम में आना है। पिक्चर देखो, अगर तुमको ऐसे नहीं याद हो तो पिक्चर देखो। पहले यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहा है देख लो, एक मिनट रुक जाओ। पहले यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, प्री रिकॉर्डेड देख रहा है, उसके बाद क्लासरूम में आ रहा है। यहाँ पे लेक्चर देगा और होमवर्क देगा, पहले लेक्चर फिर होमवर्क। यहाँ पहले लेक्चर, ये सॉरी नहीं नहीं, यहाँ वीडियो बनाया मेरे, ये मेरा लग रहा पिक्चर गलत बन गया, मुझसे लग रहा पिक्चर गलत बन गया। पहले वीडियो देखेगा, सॉरी, पहले वीडियो देखेगा, सॉरी यहाँ पे मेरा पिक्चर ही गलत बन गया है। पहले वीडियो देखेगा, ठीक है, पहले वीडियो देखेगा उसके बाद क्लासरूम में आएगा स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह से प्री रिकॉर्डेड याद रखना। ये पढ़ेंगे। अच्छा पहले ये तो कंप्लीट हो गया ना सोशल लर्निंग वाला। एक बार हम लोग क्या करें, इसका चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। जितना पढ़े उतना ही बनाएंगे, बोलोगी तो कल वाला भी ऐड कर देंगे, ऐसा बात। तुम लोग मुझे कीवर्ड बताना जितना भी हम कोऑपरेटिव लर्निंग पढ़े हैं। पहले क्या था, बज, बज का कीवर्ड क्या था, buzzing sound, buzzing ठीक है, एक मिनट, बज। तुम लोग को नहीं समझ में आया, तुम लोग क्यों नहीं बोल रही हो, तुम लोग भी बोलो, हाँ आया। तो बोलो, जैसे आरसी बोल रही हो वैसे तुम लोग भी बोलो, ठीक है, दोनों सब मिलकर बोलो। बजिंग साउंड। इसके बाद कौन सा लर्निंग हुआ था बताओ, पेयर लर्निंग, पेयर शेयर, नहीं पेयर लर्निंग, खाली पेयर लर्निंग आरसी। हाँ पेयर लर्निंग, हाँ इसका कीवर्ड क्या है बताओ, स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट टीच करेगा ईच अदर, है ना, स्टूडेंट स्टूडेंट टीच करेगा एक दूसरे को यहाँ पे। हाँ स्टूडेंट, कीवर्ड लिख दे रहे से इजी होगा, स्टूडेंट, सॉरी टीच होगा ना, यहाँ पे टीच ही है। स्टूडेंट क्या करेगा, तुमको टीचिंग करेगा, किसको, ईच अदर, हर एक को। कीवर्ड अदर भी एगो कीवर्ड हो गया, ठीक है। तुम लोग अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना है, ठीक है। उसके बाद जो लर्निंग था उसका नाम था नंबर, NUMBERED, नंबर्ड, नंबर्ड हेड्स, हेड्स टुगेदर, क्या इसका कीवर्ड बताओ, रोल एंड रोटेशन, रोटेशन कर दो, रोटेशन सिर्फ, हाँ रोटेशन पे प्रेजेंटेटिव है ना, रोटेशन,
रोटिंग या रोटेशन, रोटेशन या रोटिंग जो भी, रोटेशन कर दे रही, ठीक है ना, रोटनिंग कर दी, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन एक ही लिख दी। उसके बाद ब्लेंडेड लर्निंग का बताना, यहाँ लिखूं, ये तो हो गया, यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है ना। एक हो गया, ब्लेंडेड लर्निंग में हाँ एक मिनट, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हाँ हाँ मोड से हाँ, होगी पढ़ाई। ये हो गया तुम्हारा 4 नंबर। ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग का कीवर्ड क्या है अभी बताई सुषमा, और तुम लोग भी बोलो। हाँ बिल्कुल, हाँ क्या होगा भाई मेरा, फेस में कलर चेंज कर दे रही है, इसे समझ में आएगा। तुम लोग चाहोगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फेस, फेस टू फेस प्लस ऑनलाइन या आईसीटी, ठीक है। ये हो गया 4 नंबर। उसके बाद आएगा तुम्हारा 5 नंबर। पांच नंबर में क्या था तुम्हारा बताओ, फ्लिप्ड, ट्रेडिशनल फ्लिप्ड क्लासरूम। नहीं ट्रेडिशनल नहीं लगेगा, सिर्फ फ्लिप्ड क्लासरूम। वो तो मैं ऐसे ही लाई हूँ समझाने के लिए, ट्रेडिशनल का कोई काम नहीं इसमें। अच्छा हमको फ्लिप्ड क्लासरूम में पहले वीडियो लेक्चर देखने के लिए बोला जाएगा, उसके बाद क्लास में पढ़ाया जाएगा। हाँ प्री वीडियो, प्री वीडियो खाली कर दे रही हूँ, ठीक है ना, प्री वीडियो। मैं यहाँ कलर चेंज कर दूंगी, ना चाहिए ना ये, यहाँ पे प्री वीडियो बोले, बस प्री वीडियो कीवर्ड याद रखना। देखो तुम लोगों का मैं बहुत इजी कर दे रही हूँ, प्री वीडियो या प्री रिकॉर्डेड जो भी, तो इतना तो कम से कम तुम लोग याद कर सकती हो ना। हो गया, अब उसके बाद तो कंप्लीट हो गया। ये मैं छोड़ दे रही हूँ, ठीक है ना। मैं इसको ऐसी करके तुमको यही वाला पीडीएफ भेज दूंगी, कैसे तुम लोगों को कीवर्ड खाली याद रहे, मतलब रिवीजन करने टाइम इजी हो जाएगा याद करने में, ठीक है। रिवीजन करने टाइम इजी हो जाएगा। इस बार इससे भी बहुत क्वेश्चन आया हुआ है अल्बर्ट बंदूरा से। मैं तो पहले भी करवाई थी, लेकिन इस बार आया हुआ, इसलिए मैं इस बार लिख रही हूँ। 2025 में से क्वेश्चन आया, बड़ा कर दे रही हूँ। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया, एल्बर्ट बेंडोरा। सोशल लर्निंग थ्योरी को किसने दिया है, एल्बर्ट बंदूरा। पहला क्वेश्चन रट लो, सोशल लर्निंग थ्योरी को किसने दिया, एल्बर्ट बंडूरा ने दिया। रट लो दम, रट लो, ठीक है। बोला इन्होंने क्या प्रपोज किया कि लर्निंग ऑकर थ्रो, इन्होंने बोला कि एक बात सुनो, लर्निंग जो है ना, लर्निंग जरूरी नहीं कि लर्निंग मतलब हम लोग लर्न करके ही हो, लर्निंग ऑब्जर्वेशन से भी होता है, लर्निंग इमिटेशन से भी होता है, मॉडलिंग से भी होता है। लर्निंग, हम लोग लर्निंग का मतलब क्या, स्किल, सीखना, है ना। लर्निंग का मतलब तुम कुछ सीख रही हो, ठीक है ना। तो लर्निंग जरूर नहीं कि कोई मुझे सिखाए तभी मैं सीखूंगी, नहीं। तुम किसी को ऑब्जर्वेशन करके भी लर्निंग कर सकती हो, किसी इमिटेशन मतलब किसी को कॉपी कर कर भी तुम लर्निंग कर सकती हो, किसी को तुम देख कर भी, किसी को रोल मॉडल मान के भी तुम लर्निंग कर सकती हो, ठीक है। तो इंसान जो है ना, वो सोसाइटी में देखकर, सोशल लर्निंग थ्योरी क्यों, इंसान जो है ना, बच्चे चलो बच्चे, इन्होंने बच्चे पे स्टडी किया था, एक डॉल पे इन्होंने स्टडी किया था, ठीक है ना, डोडो डॉल करके अजब सा नाम है। तो वो मैं नहीं लाई, मैं सिर्फ कम टू द पॉइंट लाई हूँ, ठीक है ना। ये अगर तुम थ्योरी पढ़ोगी ना, हाँ बोबो डॉल, हाँ मैं पढ़ी हूँ वो वाला बोबो डॉल वाला स्टोरी, तो वो बहुत बड़ा है, वो अगर मैं लाऊंगी तो बहुत मतलब तुम लोगों का माइंड हौच पौच हो जाएगा। मे भी तुमको समझ में आ जाए तो इस पर तुम ये वेट क्यों, बट इन लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी था, मैं इसको शॉर्ट करके लाई हूँ। ये थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, लेकिन एनटीए का कम टू द पॉइंट इतने क्वेश्चन आते हैं, एनटीए घुरा फिरा के बस इतने ही से क्वेश्चन पूछती है, अंदर नहीं जाती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इतना ही लाई हूँ। बोबो डॉल, हाँ वही बोबो डॉल, मैं वही उसको वही बोलती हूँ, मेरे माइंड पे मुंह पे वही बैठा हुआ। बोबो डॉल क्या होता है, वो जो मेला में एक हाँ हाँ,
मतलब मिलता था ना हाँ डॉल हाँ जो हाँ प्लास्टिक का डॉल जिसको हाँ बिठाते थे वो हाँ गिराते थे तो गिरता नहीं था हाँ हाँ बैठ से गोल जैसा नीचे। रहता, सुनो ना ये क्या हुआ, हाँ अंडा जैसा बना हुआ है, वही को बोला। हाँ 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 वही। तो मैं जब पढ़ी ये वाला, जब आरती मेरे कन आई थी तो मैं उसको बना के बल दी थी, ठीक है। तो हाँ, मैं उसको पढ़ी। जितना हाँ गिराया जाए तो गिरता ही नहीं है। हाँ गिरता नहीं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे। मुझे लगा कि हमको तो कम टू द पॉइंट वाला आंसर बनाना है, मतलब मेरे लिए तो ठीक था, लेकिन मैं सोची कि आरती न्यू आई है तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा। अब मुझे जहां तक लगता है कि एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। मैं देखी हूँ, मतलब मैं एनालिसिस की हूँ, तो इसलिए ज्यादा ये करने का कोई फायदा ही नहीं। हाँ अंडा जैसा रहेगा, उसको रखने से वही से बच्चा सीख रहा है, मतलब वो एल्बर्ट बंदूरा बताते हैं, ठीक है ना, स्टोरी ये है। लेकिन हम लोग को वो नहीं पढ़ना है, हम लोग को बस यहाँ पे इतना पढ़ना है कि एल्बर्ट बंदूरा बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं कि हम लोग मतलब कोई हम लोग को सिखाए तभी सीखेंगे। हम लोग ना, ये सॉरी, बच्चे जो है ना ऑब्जर्वेशन करके भी सीखते हैं, ठीक है ना। सोसाइटी से भी सीखते हैं, सोसाइटी को ऑब्जर्व करके, कॉपी करके, मॉडलिंग करके सीखते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने सीखने का 3 तरीका बताया, ये कैसे सीखता है। तो बोला कि पहले इंसान क्या करता है, यू ऑब्जर्व अदर पीपल। मैं यहाँ पे बताई थी, बच्चों का तो नहीं दी थी, मैं एग्जाम्पल दी थी कि तुम कभी देखना, तुम किसी भी पर्सन को कभी, कोई तुम्हारे सामने कोई अच्छा पर्सनैलिटी का कोई लड़की आ गई, ठीक है ना, जो तुमको लगा कि हाँ इसका पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छा है, तो तुम क्या करोगे, उसको कॉपी करोगे। मतलब यार तुम किसी एक्ट्रेस को पसंद कर रही हो, किसी को, एक्ट्रेस तो ज्यादा आदमी उसको कॉपी करते हैं, मतलब कोई कोई करता है, हम लोग तो नहीं करते हैं। बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मान लो कि एक लड़की है, ठीक है ना, एक लड़की है, इसके सामने ये लड़की आई और ये बहुत ज्यादा, इसका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा था, ठीक है ना, तो ये इसको कॉपी करेगी और ये बहुत ही बुड़बक, जैसे हम लोगों के साथ ऐसा हुआ था, मैं बताऊंगी। पहले ये समझो कि ये एक लड़की थी, मान लो कि ये, यहाँ पे एग्जाम्पल गाँव की लड़की के साथ बहुत अच्छा होगा। मान लो ये गाँव की लड़की है, ये तुम्हारी सिटी की लड़की है, ठीक है। ये सिटी की लड़की है, सिटी वाली तो मोटी बन गई और ये विलेज की है। तो विलेज की लड़की तो तुम लोग को उतना मतलब अगर बहुत ज्यादा विलेज की लड़की है, तो उतना स्टाइल सेंस के बारे में उन लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। ऐसे माइंड में रखो, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये लड़की ना क्या करेगी, ये लड़की गई विलेज, तो ये लड़की इसको ऑब्जर्व करेगी, क्या पहनी हुई है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा लगा, इसका ड्रेस बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे से तैयार हो रही है, इसकी मतलब हर चीज, इसका लुक वगैरह सब अच्छा लग रहा है। तो ये लड़की क्या करेगी, फिर इसको देखो, पहले क्या की, ये गांव की थी, इसको कुछ आ नहीं रहता है ना। तो ये क्या की, पहले इसको ऑब्जर्व की कि ये क्या क्या कर रही है, क्या क्या पहन रही है, क्या क्या यूज करी, हर चीज एवरीथिंग उसका यूज करेगी, एवरीथिंग उसको ऑब्जर्व करेगी, है ना। तो ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद इमिटेशन करेगी, इसको कॉपी करेगी कि ये जो की है ना हम नहीं करेंगे। अगर ये कुछ क्या कर रही है, कौन सा क्रीम लगा रही है, क्या लगा रही है, क्या कैसे वो मेकअप कर रही है, सब चीज ऑब्जर्व करके ये भी करेगी, इमिटेशन करेगी, कॉपी। अब जब ये करी ना, तो इसको एक दो आदमी बहुत तारीफ किया कि हाँ तुम तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत चेंजिंग हो गई है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे में तो बहुत अच्छा तुम्हारा बिहेवियर चेंज आया है ना, बहुत अच्छी लग रही हो। जब सब कोई तारीफ किया ना, तो ये क्या कि इसको रोल मॉडल मान ली कि अब वो जो करेगी मैं वही करूंगा, करेंगे। वो लड़की जो करेगी ना मैं भी वही करूंगा, मैं उसका सारा ही देख कर ये सीख लूंगी, मैं उसे ही रोल मॉडल मान लूंगा, ठीक है ना, मान लूंगी, सॉरी। तो वी ऑब्जर्व अदर पीपल बिहेवियर। लोग क्या करते हैं, पहले दूसरे लोगों के बिहेवियर को, लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन एंड एसिमिलेटेड एंड इमिटेट द ऑब्जर्व बिहेवियर। ऑब्जर्व करके क्या करेंगे, उनके जैसा दिखने के लिए, है ना, कॉपी करेंगे, ठीक है, कि मैं भी उसके जैसा लड़की को बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है ना। तो वी आर ए मोर लाइकली टू इमेट, उसके जैसा बनने के लिए बिल्कुल उसके जैसा ही मॉडल बन जाएंगे, उसको अपना रोल मॉडल मान लेंगे, है ना। तो पहला हो गया ऑब्जर्वेशन, दूसरा हो गया इमिटेशन और तीसरा हो गया मॉडलिंग। मॉडलिंग समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ना, इसके 4 कंपोनेंट है। क्या क्या, लोग पहले अटेंशन देते हैं, पहला कंपोनेंट का मतलब है कि अटेंशन। दूसरा का नाम है रिटेंशन, मेमोरी में, माइंड में याद रखना। फिर उसको करके दिखाना, बिहेवियर रिहर्सल, ऐसा करके दिखाना। लास्ट में मोटिवेशन, रिप्रोडक्शन, मतलब तुम बिहेवियर को अपना रिहर्स कर रही, चेंज कर रही हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में तुम क्या हो जाओगी, मोटिवेट हो जाएगी, पूरा मोटिवेट हो जाओगी। पहला तुमने क्या किया, तुमने अटेंशन दिया पूरा, ठीक है। अटेंशन करके तो पूरे याद करोगे कि हाँ वो ध्यान दी कि हाँ
वो पर्सन ऐसा लग रहा था देखने में। तो अब तुम कैसे याद करोगी, क्या क्या पहनी थी, क्या क्या की थी, मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ याद करने के लिए, ठीक है ना। एक्चुअल में ये कहानी कुछ अलग, एल्बर्ट बुंदुरो ने अलग तरीके से किया था, लेकिन एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन इसका कंपोनेंट है, या फिर कौन कौन है तुम्हारा, ये बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। ये सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया, अब तक ऐसी क्वेश्चन आया हुआ है। और नेट से ना ज्यादा तुम्हें टीचिंग एप्टीट्यूड में, जब ये जो तुम्हारा बीएड का है, एक्चुअल में ये बीएड का सब्जेक्ट है, तो ये बीएड में पूरा पढ़ा जाता है। नेट में तो ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। वो उतना भी ऊपर ऊपर से नहीं, लेकिन डीपली पूछता बस इतना ही पूछेगा, ठीक है। तो पहले क्या क्या अटेंशन किया, मतलब ध्यान दिया, उसके बाद याद करेगा, बार बार उसको रिटेंशन करेगा, मेमोरी में बैठाएगा याद करके, फिर इसको रिप्रोड्यूस करेगा, बिहेवियर रिहर्सल करके दिखेगा, अपने बिहेवियर में ऐसा करके दिखाएगा, लास्ट में मोटिवेशन हो जाएगा। तो इसके कंपोनेंट कौन कौन है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ठीक है ना। अगर मान लीजिए रिटेंशन ना हो तो मेमोरी, अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो बिहेवियर रिहर्सल, कोई भी हो जाएगा चारों में से, ठीक है ना। तुम लोग मुझे ना फ्लो चार्ट बनाने में थोड़ा हेल्प करो, रुक जाओ, इतना तो इजी है, आराम से बन जाएगा, वेट। हाँ, चलो, सोशल लर्निंग थ्योरी को दिया था किसने, अल्बर्ट बंदूरा। बिल्कुल, एल्बर्ट बंदूरा। इन्होंने कितने तरह का तरीका बताया कि लोग कितने तरह के लोग मेथड यूज करते हैं, बताओ। तीन तरह के। कौन कौन सा बोलो, मतलब प्रोसेस को जो फॉलो करते हैं ना। ऑब्जर्वेशन, हाँ मॉडल, हाँ, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। ऑब्जर्वेशन, और दूसरा हो गया दूसरा एक नंबर, इमिटेशन, दूसरा हो गया इमिटेशन, रुक जाओ, इमिटेशन, तीसरा का नाम बताओ। मॉडलिंग। कंपोनेंट के बारे में क्या बोला इन्होंने, तुम लोग भी बताओ, फोर कंपोनेंट्स कितने थे। कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ हाँ, कंपोनेंट्स कौन कौन बताओ, एक नंबर, अटेंशन, अटेंशन, हाँ। दूसरा बताओ। दूसरा रिटेंशन। हाँ, रिटेंशन। क्यों सुषमा, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लाइट गया ना इसलिए। हो, ये दूसरा रिटेंशन है, और तीसरे वाला का नाम क्या है तुम्हारा, रिटेंशन को मेमोरी भी बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। फोर्थ वाले को क्या बोलेंगे, मोटिवेशन। मोटिवेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन। हो गया। अब तो तुम लोग को आराम से याद हो गया कि सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंदूरा ने दिया, कितने तरह का प्रोसेस फॉलो करते हैं हम लोग अपनी लाइफ में रोज दूसरे को कॉपी करने के लिए, अगर वो सीखना है तो ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। कितने कंपोनेंट्स हैं, तो 4 कंपोनेंट्स हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। आ जाओ दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रुको एक मिनट। देखो, जितना तुम्हारा जैसे अभी टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, ठीक है ना, उसके बाद तुम्हारा चलेगा ये, क्या नाम है, टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद तुम्हारा चलेगा 2025 का क्वेश्चन, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन को भी तुम लोग कैसे याद करोगी, बिल्कुल तुम लोग क्वेश्चन को भी ऐसे याद करना है कि जैसे कोई टॉपिक है, ठीक है। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि तुम लोग क्वेश्चन को भी बिल्कुल ऐसे याद करना पड़ेगा जैसे कोई टॉपिक है, मतलब जैसे कैसे अभी मैं टीचिंग एप्टीट्यूड करा रही हूँ, तो ये क्या हो गया, एक तरह का तुमको टॉपिक ही मैं कवर करा रही हूँ, ठीक है ना। तो उसमें भी तुम लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। और जरा से भी लापरवाही मत करना क्वेश्चन में, क्योंकि तुम लोग इस बार देखी थी कि क्वेश्चन कितना आया था प्रीवियस है, मतलब प्रीवियस नहीं आया था लेकिन एनालिसिस वाला आया था। बाबा नाम बहुत हार्ड है, चलो आ जाओ। देखो, लर्निंग डिसेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी। ये बहुत पुराना टॉपिक है, ये न्यू टॉपिक नहीं है, लेकिन इस बार 2025 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, जून में, जून में भी आया, जनवरी में भी आया, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत पहले ही ऐड किया हुआ था, मतलब जब तुम्हारा 2018 में, 2018 का जो
2019 में ना ये चेंज हुआ था। तो 2019 से पहले जो तुम्हारा पेपर था ना, तभी से ये टॉपिक ये वाला था, लर्निंग डिसेबिलिटी। लेकिन बीच में थोड़ा दिन रोक दिया था, लेकिन अभी फिर पूछ रहा। डायकुलिया एक, ठीक है ना, नाम बहुत हार्ड है। नहीं क्या बोली? हाँ, डिसकैलकुलिया, ठीक, समझ में आ गया। लिख ले रही हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। कुलिया, हाँ ठीक, डिसकैलकुलिया है ना, यही बोला ना। चलो आगे आ जाओ। डिसकैलकुलिया, हाँ बोले क्या है डिसकैलकुलिया क्या है? ये बहुत पुराना टॉपिक है, लेकिन अभी फिर से ऐड कर दिया, ठीक है ना। ये एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिसकैलकुलिया जो है ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है दैट इफेक्ट ए पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। मतलब एक पर्सन, ठीक ना, एक पर्सन के समझने में, मतलब एक पर्सन को समझने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है ना, यानी उसके अंदर में लर्निंग डिसेबिलिटी। मान लो कि तुम मैथ पढ़ रही हो, ठीक है ना, और तुम मैथ कितना भी पढ़ा दो तुम्हारे माइंड में नहीं आ रहा, तुम कितना भी पढ़ लो तुम्हारे माइंड में नहीं आ रहा, कितना भी इजी मेथड में यूज कर लो, लेकिन तुम्हारे माइंड में मैथ नहीं बैठ रहा, यानी तुम्हारे अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है ना। यानी एक पर्सन की एबिलिटी टू अंडरस्टैंड लर्न, मतलब तुम्हारी जो डिसेबिलिटी है ना, वो समझने में तुमको इफेक्ट डाल रही है। तुम्हारे अंदर डिसेबिलिटी है, तुम नहीं समझ पा रहे, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है उस चीज को समझने की, ठीक है ना। इसी को बोला था लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। जैसे कि तुमको मैथ दे दिया गया या कोई कोई इक्वेशन दे दिया गया, ठीक है ना, और तुम नहीं समझ, अच्छा नहीं पहले भी डिफिनेशन, मैं डिफिनेशन नहीं लाई हूँ ना, लर्निंग डिसेबिलिटी, हाँ, तो उसको ही बोलते हैं लोग लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब जो तुम ये नहीं आती, जैसे किसी को भूलने की बीमारी है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बीमारी है, बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो इसी तरह पढ़ाई में भी है कि अगर कोई इंसान को चीज को नहीं पढ़ पा रहा ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके अंदर डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसके अंदर वो चीज पढ़ने की एबिलिटी नहीं है, बस इसको नॉर्मल याद करो। तो अगर किसी पर्सन को तुम मैथ पढ़ाओ बार बार, क्या नंबर बेस्ड कोई ऑपरेशन बनाओ, कोई इक्वेशन पढ़ाओ, ठीक है ना, इक्वेशन जो होता है मैथ वाला, या मल्टीप्लाई दे दो या मैथमेटिक्स दे दो, कुछ भी दे दो, और वो नहीं बना पा रहा, तो कितना इजी भी दे दो, नहीं बना पा रहा, यानी उसके अंदर क्या है, डिसकैलकुलिया है। मेरे मुंह पे नहीं बैठ रहा तो देखो लिखा हुआ है, मैं लिख भी दूं फिर भी नहीं बैठ रहा। हाँ डिसकैलकुलिया, नहीं कैलकुलेशन तो ठीक है, यहाँ पे LI लगा दिया ना, डिसकैलकुलिया ऐसे बोलना है। वही कैलकुलेशन है ना, यहाँ LI लगा दिया, वही में प्रॉब्लम हो रहा है। डिसकैलकुलिया, ठीक है। डिसकैलकुलिया क्या है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, और ये पर्सन की एबिलिटी पे इफेक्ट डालती है। मतलब अगर एक पर्सन को किसी चीज में प्रॉब्लम हो रहा, किसी चीज में क्या, मैथ में प्रॉब्लम हो रहा, अगर वो मैथ नहीं पढ़ पा रहा ना, तो उसको डिसकैलकुलिया बीमारी है। बीमारी नहीं है, मतलब तुम्हारे अंदर ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, तुम्हारे अंदर एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसका नाम है डिसकैलकुलिया। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चा लोग P को 9 लिख देता है, हाँ तो उसको भी बोलते हैं। हाँ, उसको भी बोलते हैं, हाँ। ये सब तो पढ़ाया गया होगा टीचिंग में, बीएड में। ये तुम्हारा 2009 से पहले जो तुम्हारा सिलेबस था ना नेट का, उसमें ये सब था। जब मैं सेट का प्रिपरेशन कर रही थी, तो ये सब मैं पढ़ी थी। सेट का जब मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट की थी, सेट में तो तुम्हारा नेट का पुराना सिलेबस ही फॉलो होता है, तो मैं ये सब पढ़ी थी। डिस्कैलकुलिया किसको बोलते हैं, डायलेक्सिया किसको बोलते हैं, डायस्ग्रेफिया किसको बोलते हैं, सब पढ़े थे, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से पहले समझा दे रही, फिर इसका खाली कीवर्ड याद करेंगे, खाली ये समझ लो है। मान लो कि तुमको डिफिकल्टी आ रहा नंबर सेंस को समझने में, जैसे हाँ, जैसे सुषमा बोली कि बच्चा लोग क्या बोलते हैं कि जैसे 9 और 6 में लोगों को प्रॉब्लम होता है समझने में, तो वो क्या हो गया, वो डिफिकल्टी आ रहा समझने में। अर्थमेटिक, बेसिक अर्थमेटिक तुम नहीं समझ पा रही हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तुम जो फैक्ट है मैथ का तुम उसको नहीं समझ पा रही हो, तो डिसकैलकुलिया हो गया। मैं जब पहला बार सेट का प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तो यही सब पढ़ना स्टार्ट की थी, क्योंकि उस टाइम ये पुराना सिलेबस में था, ठीक है, तो इस वजह से मैं पढ़ती थी ये वाला। लेकिन अभी नेट में फिर से स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन। डिसेबिलिटी कौन कौन है, अच्छा देख लो, मैं सिर्फ इंपोर्टेंट लाई हूँ, बहुत बहुत सारा है, ठीक है। डायलेक्सिया, डायलेक्सिया कब होगा तुमको, ये लर्निंग डिसेबिलिटी कब होगा, जब तुम नहीं रीडिंग नहीं कर पा रही हो, स्पेलिंग नहीं कर पा रही हो, है ना, कोई डिकोडिंग वर्ड हो रहा, ठीक है,
इस तरह का कोई डिफिकल्टी आएगा, मतलब तुमको ऐसे याद करना है कि रीडिंग, स्पेलिंग या डी कोडिंग वर्ड्स में अगर तुमको डिफिकल्टी आ रहा है, ठीक ना, रीडिंग करने में, स्पेलिंग ये करने में तुमको डिफिकल्टी आ रहा है, तो तुमको कौन सी डिसेबिलिटी है, उसका नाम है डायलेक्सिया। ठीक है, हैंड राइटिंग, स्पेलिंग या किसी तरह का राइटिंग, हैंड राइटिंग से याद करो, स्पेलिंग या ऑर्गेनाइजिंग रिटेन एक्सप्रेशन, इस तरह तुम किसी की हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पा रही हो, प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसमें तुमको राइटिंग समझने में डिफिकल्टीज आ रही है, तो तुमको क्या हो गया, डायस्ग्रेफिया हो गया। ठीक है ना। और अभी तो ये हम पढ़ाए ना डायस्कल्कुलिया, कि मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रही हो, नंबर सेंस नहीं समझ पा रही हो, कैलकुलेशन नहीं समझ पा रही हो, समझने में क्या आ रहा है, डिफिकल्टीज आ रहा है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारा डायस्कुलिया, सॉरी डिसकल्कुलिया डिसकल्कुलिया मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, मैं बार बार लिखूंगी ना, ठीक, मुझे याद है, डिसकल्कुलिया, हाँ, KYOOLA, हाँ, कुलकुलिया, ठीक है, डिसकल्कुलिया, हाँ, डिसकल्कुलिया बोलेंगे, यही पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो समझो पहले मेरी बात, यहाँ पे क्या बोला कि डायलेक्सिया कब होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या मतलब, जब तुमको कोई चीज पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा, ये प्रॉब्लम आ रहा, समझने में प्रॉब्लम आ रहा, तो है ना, तुम क्या नहीं पढ़ पा रही हो, अगर रीडिंग नहीं कर पा रही हो, स्पेलिंग नहीं समझ पा रही हो, तो तुम्हारा हो गया डायलेक्सिया, ये तुमको डायलेक्सिया डिसेबिलिटी है। तुम हैंड राइटिंग समझने में तुमको क्या हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा, ये तुमको डायस्क्लेविया है। तुम मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रही है, तो हो गया तुम्हारा डायस्कल्कुलिया, डिसकल्कुलिया, सॉरी, डिसकल्कुलिया है, हाँ, देखो डिस, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ तुम्हें, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम लोगों को भी तो हो सकता है ना, डिसकल, उसके बाद कुलिया का स्पेलिंग होगा OKY, हाँ, ठीक है, LIA, हाँ, ठीक है, डिसकल्कुलिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये किससे, डिसकल्कुलिया किससे जुड़ा हुआ है, मैथ से, बस ऐसे याद करो। डायस्ग्रेफिया किससे जुड़ा हुआ है, हैंड राइटिंग से। एक बार इसको रिवीजन करेंगे, डायलेक्सिया किससे जुड़ा हुआ है तुम्हारा, रीडिंग से, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है ना, डिफिकल्टीज आ रहा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, चलो एक बार मैं इसको यहाँ पे अच्छे से और बना लेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, तुम लोग बताना मुझे, मैं लिखूंगी, ठीक है, याद भी हो जाएगा तुम लोगों का, मैं जहां तहां से लिखूंगी। पहला है तुम्हारा डिस, डिस है ना, डिस है, डिस कल कुलिया, CULLA, हाँ, डिस कल कुलिया, ये क्यों होता है बताओ। जब मैथ्स में नंबर बेस्ड ऑपरेशन, हाँ हाँ मैथमेटिक, हाँ हाँ, मैथ, मैथ का अर्थमेटिक, जो भी, हाँ, कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, एक से, हाँ, बिल्कुल सही, सही बोली। उसके बाद बताओ मुझे, डिस ग्रेफिया, ये होता है हैंड राइटिंग, स्पेलिंग, हाँ, बिल्कुल, हैंड राइटिंग, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, उसके बाद एक था डिस, हाँ, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, तो सब में डिस डिस ही है ना, सब में डिस डिस है, डिलेक्सिया है ना, DIYSLEX है, डिलेक्सिया, हाँ, इसका कीवर्ड बताओ। इसका कीवर्ड है रीडिंग, स्पेलिंग, हाँ, रीडिंग, कोडिंग वर्ड्स। हो गया याद तुम लोगों को, चलो आ जाओ, क्या क्या लीजिएगा, तकिया, ये भी लेना है, लो, ठीक है, जाओ, चलो ये हो गया ना, ये कंप्लीट हो गया, अब आ जाओ इधर, मुझे लग रहा है याद हो जा रहा तुम लोगों को ना, ये टीचिंग एप्टीट्यूड तो ज्यादा हार्ड भी नहीं है बाकी, चलो आ जाओ। फॉर्मेटिव एवोल्यूशंस किसको बोलते हैं, देखो फॉर्मेटिव एवोल्यूशंस बोलते हैं जब हम लोग ड्यूरिंग द क्लास को टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। मैं बिल्कुल भी इसको इजी तरीके से पढ़ाऊंगी, यहाँ पे कोई ग्रेड नहीं देते, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेट, अभी मैं समझाऊंगी भी, यहाँ पे कोई ये कोई
ये इनफॉर्मल होता है, ठीक है ना, इनफॉर्मल टेस्ट होता है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, मॉनिटरिंग लर्निंग होता है, इम्प्रूव लर्निंग होता है, कवर स्मॉल कंटेंट और चेक प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग। और मैं समझा रही हूँ अच्छे से, देखो जैसे क्लास में ड्यूरिंग द क्लास होता है, मान लो क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, पढ़ाने के ड्यूरिंग क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि चलो मैं टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है, तो वो जो टेस्ट लिए ना, इस तरह का टेस्ट को हम लोग बोलेंगे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, ठीक है। इस तरह का टेस्ट होता जो ये इनफॉर्मल होता है, और इसको यूज किया जाता है ड्यूरिंग लर्निंग फेज टू मॉनिटर इनहांस स्टूडेंट प्रोग्रेस। अभी मैं जो तुम लोग से बार बार जो चार्ट बना रही हूँ, तो तुम लोग को प्रोग्रेस हो रहा कि नहीं मुझे बताओ। अभी मैं जैसे भी पढ़ा दूंगी, पढ़ा रही हूँ, हो रहा है कि नहीं, अभी मैं जैसे पढ़ा रही हूँ और पढ़ा के मैं पूछ रही हूँ कि चलो बताओ प्रोग्रेस हो रहा कि नहीं, याद हो रहा कि नहीं, ये बताओ। तो उसी तरह क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के ड्यूरिंग बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, या फिर एक टेस्ट दे दिया, 10 क्वेश्चन लिख दिए, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो बच्चा जब बताएगा, तो देखो अब पहला दिन हो गया, फिर दूसरा दिन फिर ले रहे, तो बच्चा को माइंड में लगेगा सर तो क्वेश्चन पूछती है, तो मुझे पूरा ध्यान से टॉपिक सुनना पड़ेगा, है ना। तो वो पूरा ध्यान से सुना, हो सके सर क्वेश्चन पूछ ले, हो सके सर क्वेश्चन आंसर दे दे बनाने के लिए। तो ये जो टेस्ट होता है ना, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, ड्यूरिंग द क्लास होता है, ड्यूरिंग द क्लास होता है, ठीक है। ये इनफॉर्मल होता है भाई, यहाँ पे कोई टेस्ट कोई टाइम टेबल नहीं होता है, सर को आया मन में ले लिए, सर ने टॉपिक पढ़ाया ले लिया, जैसे मेरा, मैं तो कोई फॉर्मली नहीं बोली कि मैं आज टेस्ट लूंगी या मैं इस तरह से आज पढ़ाऊंगी, ये इनफॉर्मल मेरे माइंड में आया कि चलो मैं इस तरह से याद करा रही हूँ, फ्लो चार्ट बना बना के, तो इस मेरे माइंड में आया तो मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ, है ना, ठीक है। उसके बाद बोला यहाँ पे कोई ग्रेड नहीं होता, क्योंकि ये तो कोई फॉर्मल एग्जाम तो नहीं ना हो रहा, मैं तुमसे टेस्ट तो नहीं ले रही हूँ फॉर्मल टाइप का, ठीक है, ये तो कोई टेस्ट नहीं है, ये तो एक रिविजन है। या उसके बाद क्लास में टीचर भी पढ़ा रहे हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना, बताओ इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद अब जैसे हम लोग क्लास में कभी कभी सर क्वेश्चन पूछ लेते थे, ठीक है, तो हम लोग बड़ी अलर्ट रहते मास्टर्स में, तो हम लोग बड़ी नहीं बताते तो बड़ी इंसल्टिंग जैसा लगता है, तो बड़ी एकदम ध्यान से सुनते कि सर क्या क्या बोल रहे थे, तो उसी हिसाब से अकॉर्डिंग, तो सर जो जो बोलते हैं ना, हम लोग फट 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 ऐसे नहीं, मतलब सेमेस्टर 1 में ऐसा नहीं हुआ था, सेमेस्टर 2 में जब हम लोग गया ना, बस सर का बताएंगे दिमाग घसक गया, अब दिमाग घसक गया तो क्लासरूम में लेक्चर देते तो क्वेश्चन पूछने लगते थे, तो हम लोग को ना एकदम ध्यान से सुनना पड़ता है कि सर क्या क्या बोले, अब उसको कॉपी में लिखो, जो सर बोल रहे ना कॉपी में लिखो। मान लो किसी का डेट, जैसे सर एक बार बताए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है ना, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में बताए कि यूके, ये अफ्रीका, लातिन अमेरिका, एशिया, एशिया अफ्रीका लातिन अमेरिका आएगा, ठीक है, तो हम कहा कि जल्दी 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 लिख रहे एशिया अफ्रीका लातिन अमेरिका, ठीक है, और सर पूछे तो बता दिए, और अगर वही नहीं लिखते तो नहीं बताते, तो वो मैंने ध्यान दिया कि हाँ अब तो मुझे ध्यान से देना पड़ेगा। उसी तरह क्लासरूम में भी होता है, टीचर जब पढ़ा रहा बच्चों को, तो बच्चे बहुत अच्छे से सुनेंगे, क्यों, क्योंकि सर हो सके क्वेश्चन पूछे, तो सर जब क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ तो बोर्ड पे क्वेश्चन दे दें, है ना, तो ये एक तरह का टेस्ट है, लेकिन ये जो टेस्ट होता है ना, ये इनफॉर्मल होता है, ठीक है ना, ये इनफॉर्मल होता है। इससे क्या होगा, स्टूडेंट का जो है ना इनहांस प्रोग्रेस होगा। अब वो जो मैं याद की, जो मैं बोली ना कि सर मुझे पता चला कि हाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में यूएस अफ्रीका लातिन अमेरिका का, आज तक मेरे माइंड में वो बात बैठा हुआ है, होता है ना एक नॉलेज, तुम कब ली, अभी अभी तक याद है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, इनहांस होगा स्टूडेंट का प्रोग्रेस में। अच्छा, जब इस तरह का टेस्ट अगर टीचर लेता है ना, तो सुन लो भाई, कोई ग्रेड व्रेड नहीं देगा, वो तो बस एक वैसी, वो तो ऐसी पूछ लिया, इनफॉर्मली पूछा, ठीक है ना। फोकस ऑन द फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक पे फोकस होता, ठीक है, रेदर देन असाइनमेंट, यहाँ कोई ग्रेड व्रेड असाइनमेंट वगैरह नहीं देते, बल्कि फीडबैक होता है यहाँ पे। टीचर भी ले लेगा फीडबैक और स्टूडेंट भी सर से फीडबैक ले लेगा, जैसे होता है ना, अब जैसे मैं बता दी तो सर मेरे तारीफ करेंगे कि हाँ तुम बहुत अच्छा, ये तुम ही क्लास में अगर तुमसे ही कोई पूछ रहा, जैसे तुमसे मैं कभी पूछी, तुम लोग आंसर बता दी, तो मैं तुम लोग को तारीफ कर रही हूँ, है ना, बहुत अच्छा बोल रही हूँ, तो तुम लोग क्या, मैं तुम लोग को फीडबैक दे रही हूँ कि हाँ नहीं तुमने बहुत अच्छा किया। इनफॉर्मल क्या है भाई, कि यहाँ पे कोई तुम्हारा ये टाइम टेबल देके कोई एग्जाम टाइप का नहीं हो रहा, कोई बहुत बड़ा डिस्कशन असाइनमेंट वगैरह टाइप का नहीं हो रहा, है ना, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पे लर्निंग को मॉनिटर किया जाता है, यहाँ पे इम्प्रूव होता है लर्निंग, और यहाँ पे स्मॉल कंटेंट को कवर किया जाता है। जैसे अभी मैं क्या किया, अभी मैं क्या पढ़ाई तुम्हारा, लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें हम डिसकल एक मिनट रुको, ये डिसकलकुल नहीं, डिसकलकुलिया, है ना, यही पढ़ाई थी ना, हाँ ये पढ़ाई, ठीक है। तो मेरे माइंड में ना तो बहुत बड़ा खराबी होगी, क्या बोली थी मैं, DIS,
इसके बाद कल, कल, इसके बाद कुलिया, कुलिया, हाँ डिसकलकुलिया पढ़ाई, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, देखो मैं भी सीख गई, मेरे माइंड में भी ये नहीं बैठ रहा था, मेरे भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, तो मैं भी सीख गई। तो एक चीज देखो क्या हुआ, ड्यूरिंग द क्लास में तुम लोग से क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ और तुम लोग को भी पढ़ा रही है, मैं भी सीख गई। यहाँ पे टीचर का भी फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में ना ये क्वेश्चन भी आता है, टीचर का भी लर्निंग इनहांस होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द क्लास जब जो टेस्ट लेते हैं ना, वहाँ पे टीचर का भी लर्निंग इनहांस होगा, टीचर का लर्निंग इनहांस होगा, उनका टीचिंग मेथड जो है ना वो भी इनहांस होगा। ये फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में होता है, ठीक है। ये बात याद रखना। जैसे अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा था, है ना, डिस्कलकुलिया में बार बार मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा था, लेकिन मैं क्या की, अब मुझे आ गया, डिस्कलकुलिया मुझे आ गया समझ में, ठीक है। तो इस तरह फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में क्या होता है, टीचर का भी ये होगा, टीचर का भी प्रोग्रेस, टीचर को भी हेल्प होगा, ठीक है ना, टीचर को भी हेल्प होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो कि यहाँ पे दोनों स्टूडेंट और टीचर दोनों का ही प्रोग्रेस होगा, दोनों को ही समझ में आएगा। हेल्प ट्रैक स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड प्रोग्रेस, स्टूडेंट का प्रोग्रेस होगा तो टीचर का भी होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा असेसमेंट में टीचर में भी प्रोग्रेस होता है, टीचर के नॉलेज में भी प्रोग्रेस होगा और स्टूडेंट का भी होगा। तो ये है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, ठीक है। और समझते हैं ऑन गोइंग असेसमेंट टू प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टीचर स्टूडेंट को दोनों एक दूसरे को फीडबैक देते हैं। इम्प्रूव होगा लर्निंग, एम टू इनहांस स्टूडेंट नॉलेज, स्टूडेंट का नॉलेज को इनहांस करना। स्किल थ्रू द टाइमली इंटरवेंशन, मैं जब बड़ा वाला इससे भी बड़ा एक है, वहां पे जब मैं आरसी को पढ़ाई थी ना, तो मैं वहां बोली थी कि टीचर का भी नॉलेज यहाँ पे इनहांस होता है, उसका टीचिंग मेथड, उसको पढ़ाने का तरीका और उसका नॉलेज, ये सब इनहांस होता है। कहाँ पे, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन है। यहाँ पे टॉपिक छोटा होता है, क्यों, मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड है, कुछ ही टॉपिक लेकर आई हूँ। चेक ए प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग, रेगुलरली assess how well student is grasping द मटेरियल। रेगुलर मतलब एक चेक किया जाता है। देखो हम लोग को छोटा मोटा स्कूल में तो नहीं होता, लेकिन बड़ा स्कूल में हमेशा होता है। हमेशा क्लासरूम में पढ़ाने के बाद तुम्हारा सर क्या करेंगे, टेस्ट ले लेंगे, 10 मार्क्स का टेस्ट ले लेंगे, क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। ये सब तरह का मेथड वहाँ पे होता है। हम लोग के साथ नहीं होता है, मतलब हम लोग तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाए, तो वहाँ पे तो उतना पढ़ाई एडवांस नहीं था, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में होता है ये सब, या कोई भी प्राइवेट स्कूल में होता है। ये होता था हाँ फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव भी होता था, समेटिव भी होता था। हाँ तुम लोग, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी तो मैं नहीं देखी, लेकिन मैं पढ़ी हूँ कि होता है। अब लेकिन हो जाएगा सारे स्कूल में ये वाला, हो जाए तो गवर्नमेंट ठीक है ना, तो नॉलेज ना चौपट हो जाता है पूरा इंसान का, हाँ, मतलब कॉलेज में जाके फिर तुमको कंप्लीट पहले करना। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता था, उसके बाद समेटिव होता था। हाँ हाँ एकदम सही बोली। तो ये सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में होता है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ग्रेड वगैरह नहीं देगा, हाँ वही मतलब एक चार्ट जैसा बना के दे देगा। कभी कभी ऐसे भी कहता है कि कभी चार्ट दे दिया बना के, बोले क्वेश्चन का आंसर लिखो, जैसे 10 क्वेश्चन दिया, ठीक है, और 10 क्वेश्चन का तुमको आंसर लिखना है, ठीक है। तो वो हो गया फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, इस तरह से भी होता है। तो ये ड्यूरिंग द क्लास होता है, तो इसमें कोई नंबर वंबर नहीं देगा। उसके बाद तुम्हारा सबमेटिव क्लास क्या होता है, ये तुम्हारा कोर्स खत्म होने के बाद तुम्हारा क्या बोला जाता है, तुम्हारा जैसे 6 मंथ का तुम्हारा क्या चलता है, कोर्स चलता है, सेमेस्टर। सेमेस्टर खत्म हो जाने के बाद जो एग्जाम होता है ना, उसको सबमेटिव बोलते हैं, सबमेटिव इवोल्यूशन। अब जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे कि अगर सर लोग क्या किए, इतना बड़ा चार्ट बनाए, रुक जाओ, एक चार्ट बनाए, इसमें 10 क्वेश्चन दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ला के दे दिए, लो क्वेश्चन करो, फिल क्वेश्चन का आंसर फिल करो, तुम करके दी, तो ये फॉर्मेटिव कहलाया, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारा सेमेस्टर खत्म हो गया, क्योंकि सर देखो ये ड्यूरिंग द क्लास हुआ ना, ये ड्यूरिंग द हुआ, क्लासरूम में सर पूछ भी लेंगे, ऐसे भी पढ़ाने के बाद भी पूछ सकते हैं, या फिर तुमको चार्ट भी ला के दे देंगे कि लो इस क्वेश्चन का आंसर दो, ये 10 क्वेश्चन का आंसर दो, है ना। तो इस तरह का टेस्ट को फॉर्मेलिटी बोलते हैं। इतना बड़ा चार्ट रहता है, उसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन जितना भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दिए, बोलेंगे इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर दो, तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। यहाँ पे टीचर का भी नॉलेज, मतलब ये होता है लर्निंग प्रोसेस, और ये तुम्हारा नॉलेज इनहांस होगा, और स्टूडेंट का दोनों का ही। लेकिन जो तुम्हारा ये है ना सबमेटिव, ये तुम्हारा सेमेस्टर के बाद होता है, एंड के बाद। देखो इवोल्यूशन आफ्टर द लर्निंग, ये तुम्हारे कब इवोल्यूशन होगा, वो ड्यूरिंग द हुआ, है ना, ड्यूरिंग द हुआ। मैं तरीका भी बताई, या तो चार्ट ला के दे दिए, या क्लासरूम में ही पूछ लिए, कोई क्वेश्चन दे दिए, बोर्ड पे क्वेश्चन दे दिए, इस तरह से
हो गया फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। सबमेटिव क्या हुआ, ये पूरा जेन्युइन होगा, ये फॉर्मल होगा। क्यों, जो तुम्हारा अब एग्जाम होगा, अब सेमेस्टर वाला एग्जाम होगा, ये तुम्हारा पूरा कोर्स 6 मंथ का जो तुमने कोर्स किया है, अब उस कोर्स के बाद जो एग्जाम होगा, उस कोर्स के बाद जो एग्जाम होगा ना, वो सबमेटिव होगा। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पूरा ओवरऑल ओवरऑल क्या होता है, इवोल्यूशन होगा, तुमने जितना भी पढ़ा। लेकिन सबमेटिव में क्या था, एक टॉपिक पढ़े, तुमको मान लो कि मैं तुम लोग को ब्रिक्स पढ़ाई, ठीक है ना, ब्रिक्स, तो मैं ब्रिक्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चन दे दूंगी, आप बोलूंगी ये कर क्या, ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मेटिव हुआ। क्यों, क्योंकि ये मैं ड्यूरिंग द क्लास करा रही हूँ। लेकिन जब क्लास खत्म हो जाता, ठीक है, जब पूरा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता, तब मैं जो टेस्ट लूँ, मतलब जो तुम लोग एनटीए का एग्जाम देने जाओगी, वो तुम्हारा सबमेटिव होगा, वो सबमेटिव होगा, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकती है कि जो मैं ले रही हूँ वो एक तरह का फॉर्मेटिव है, क्योंकि वो तो तुम्हारा ड्यूरिंग द क्लास ही होता है, छोटा टॉपिक पे, है ना। लेकिन जो एनटीए होता है, जिसमें मार्क्स दिया जाएगा, ग्रेड दिया जाएगा, वो तुम्हारा हो गया सबमेटिव। मतलब ये एनटीए पे तो ज्यादा नहीं बैठ रहा, लेकिन स्कूल का तुम कॉलेज का स्कूल का ले सकती हो कि कॉलेज में जो एग्जाम होता है, सेमेस्टर एग्जाम होता है, वो होता है सबमेटिव इवोल्यूशन। लेकिन कॉलेज में अगर सर कोई चार्ट उठा के ला के दिया, बोले लो इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ, या ड्यूरिंग द क्लास उनसे क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, तो वो हो गया फॉर्मेटिव। ये कब होता है सबमेटिव, आफ्टर लर्निंग, इवोल्यूशन आफ्टर लर्निंग, पूरा क्लास कोर्स खत्म होने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद ग्रेड मिलता है। यहाँ पे तुम्हारा क्या इवोल्यूशन है, तुम अच्छा की तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, ऐसे कहीं मिलेगा। ये फॉर्मल होता है, पूरा स्ट्रक्चर बे में, कितना तारीख को एग्जाम है, 15 तारीख को एग्जाम है, कितने बजे से एग्जाम है, 10 तारीख को। एडमिट कार्ड मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा, क्लासरूम में तुम्हारा पूरा रोल नंबर लगेगा, है ना, तब तुम्हारा एग्जाम होगा, ऐसे रैंडमली नहीं होगा। प्रोडक्ट ओरिएंटेड, फोकस ऑन द फाइनल आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट पे फोकस करते हैं कि क्या निकल के आएगा, लर्निंग का प्रोडक्ट क्या आएगा, मैंने जो 6 महीना पढ़ा उसका क्या रिजल्ट आएगा। ये पीरियडिकली होता है ना, कंटिन्यूअस देख लो, ये था, ये पीरियडिकली होगा, 6 मंथ के बाद फिर 6 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 6 मंथ, कंप्लीट हो गया, है ना। ये कंडक्ट होगा एक स्पेसिफिक इंटरवल, इंटरवल देखो 6 मंथ के गैप में हो रहा। यहाँ पे स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन रैंडमली कोई भी 10 नहीं उठा के दे दिया, टॉपिक से रिलेटेड स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सेट करेंगे। क्वेश्चन सेट करने के लिए बाहर से प्रोफेसर लोग आते हैं, आएंगे, वो लोग सेट करेंगे, तब जाके तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। ये एंड ऑफ प्रोग्राम चेक होता है, मतलब यूज टू एवोल्यूशन ओवरऑल अचीवमेंट, ये तुम्हारा पूरा ओवरऑल अचीवमेंट देखता है एंड ऑफ प्रोग्राम या कोर्स खत्म हो जाने के बाद। देखो अगर तुम लोगों को मैं यहाँ पे बोलूँ, ये देख लो, फॉर्मेटिव क्या है, इवोल्यूशन ड्यूरिंग द लर्निंग, नॉट ग्रेड, इनफॉर्मल, प्रोसेस, कंटिन्यूअस, यहाँ पे लर्निंग को मॉनिटर किया जाता है, यहाँ पे इंप्रूव होता है। अच्छा, यहाँ पे लर्निंग इंप्रूव होगा टीचर और स्टूडेंट दोनों का, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखी नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे यहाँ पे टीचर का भी होगा और स्टूडेंट का भी होगा लर्निंग इंप्रूवमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे स्मॉल टॉपिक को कवर किया जाता है, यहाँ पे लर्निंग के प्रोग्रेस को चेक किया जाता है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो है तुम्हारा, ये इवोल्यूशन होता है कब, लर्निंग के बाद, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड मिलता है, ये फॉर्मल, ये प्रोडक्ट है, ये क्रिटिकली होता है, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो रैंडमली क्वेश्चन नहीं होगा, स्टैंडर्ड सेट करके बाहर से प्रोफेशनल आएंगे क्वेश्चन सेट करने के लिए। यहाँ पे पूरा एंटायर टॉपिक कवर हो जाएगा, उसके बाद ही टेस्ट होगा। ये एंड ऑफ द प्रोग्राम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी बहुत एग्जाम में आ रहा है ना, ये वाला और एक ये वाला सबसे आ रहा है, इसी भी तो आया हुआ है, ये वाला से भी आया हुआ है। डायग्नो डायग्नो सुनो, तुम लोग डॉक्टर के पास जाती हो तो डॉक्टर क्या करता है, तुम्हारा डायग्नोसिस करता है। अगर किसी को बीमारी हुआ, कोई डॉक्टर पास किया, तो डॉक्टर बोलेगा पहले मैं तो आपका डायग्नोसिस करूं, पहले मैं आपके समझूं कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, बस ये वही है। अगर किसी स्टूडेंट के डिफिकल्टीज को पहचानना है, डिफेंसीज को पहचानना है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, डायग्नोस्टिक टैप का इवोल्यूशन किया जाता है। एग्जाम में जहां पर भी देखना डिफेंसिव लिखा हुआ है, डिफिकल्टीज लिखा हुआ, आंसर मार देंगे डायग्नोस्टिक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट में क्या खामी है, क्या डिफिकल्टीज आ रही है स्टूडेंट को, क्या डिफिकल्टीज आ रही है स्टूडेंट के अंदर, ठीक है, स्टूडेंट के अंदर क्या डिफिकल्टीज आ रही है, ठीक है ना, क्या डिफेंसी आ रही है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हारा डायग्नोसिस टेस्ट किया जाता है। कौन सा किया जाता है, डायग्नोसिस, ठीक है। एक टीचर इंटेक टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट,
अगर एक टीचर चाहता है कि मेरे स्टूडेंट को लर्निंग में कहाँ डिफिकल्टीज आ रही है, तो वो कौन सा टेस्ट करेगा बताओ? डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का मतलब क्या है तुम्हारा? नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग स्टेप ऑफ असेसमेंट डिजाइन ए कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस। जब क्या करते हैं दैट देयर पेयर एक स्टूडेंट को लेकर पूरा स्टूडेंट को कंपेरिजन, जैसे एनडीए का जो रिजल्ट निकलता है, तो जो तुम्हारा निकला परसेंटाइल जो रैंक आता है ना परसेंटाइल, वहां पे क्या करते हैं एक स्टूडेंट का रैंक लेके सबसे कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को पेयर के साथ कंपेरिजन करेंगे तो वो क्या हो गया तुम्हारा नॉर्म रेफरेंस। यहाँ पे परसेंटाइल होता है या रैंक होगा, परसेंटाइल रैंक होगा, सॉरी रैंक उसमें होता है परसेंटाइल रैंक, या स्टैंडर्ड स्क्वायर दिया जाता है स्टैंडर्ड, जैसे तुम देखी होगी 99 परसेंटाइल, ठीक है। नॉन रेफरेंस टेस्ट में क्या आता है एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को पूरे पूरे ग्रुप को पूरे पेयर के साथ कंपेरिजन किया जाता है, तो उसको बोलेंगे नॉन रेफरेंस। नॉन रेफरेंस में हम लोग परसेंटाइल रैंक देखते हैं, परसेंटाइल या स्टैंडर्ड स्क्वायर देखेंगे, स्कोर देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो क्राइटेरियन होता है ना इसमें क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। क्राइटेरिया सेट क्या, नेट में ऐसा एग्जाम, नेट में क्राइटेरिया सेट नहीं होता है, ये क्या नाम है तुम लोग वो एग्जाम का, सी टेट, सी टेट, ये होता है तुम्हारा क्राइटेरियन, है ना सुषमा। सी टेट में क्या होता है तुम्हारा क्राइटेरिया सेट कर देता है ना, क्या क्राइटेरिया सेट रहता है हाँ सीटेट में, यहाँ पे और मतलब नेट होता है आपका वो हो गया ये एनआरटी वाला। नॉन रेफरेंस। हाँ देखो सी टेट का मतलब क्या है, सी टेट में बोलता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जितना भी स्टूडेंट 40% लाएगा सब क्वालिफाई, ये हो गया सी टेट। क्राइटेरिया में भी वही करता है, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, द टेस्ट क्या करेगा क्राइटेरिया सेट कर देगा, ठीक है। क्राइटेरिया किसमें सेट करता है, देखो यहाँ पर तो मैं लिखी नहीं लग रहा, देखिए मास्टरी कंपेरिजन, अच्छा यहाँ पे क्राइटेरिया देखो, हाँ ये क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है द टेस्ट, क्या बोलता है द टेस्ट डेटा टेलर्स अबाउट स्टूडेंट के लेवल ऑफ प्रोफेंसी बताता है, स्टूडेंट की प्रोफेंसी बताता है। यहाँ पे स्टूडेंट का मास्टरी को इंडिकेट किया जाता है। कंपेरिजन मतलब कंपेयर प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट अगेंस्ट प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, मतलब जो स्टैंडर्ड को मैंने सेट कर दिया उससे स्टूडेंट को क्या किया जाता है कंपेरिजन किया जाता है कि हाँ अब जितना भी स्टूडेंट 40% लाया है ना वो सब सी टेट क्वालिफाई है। लेकिन नेट में ऐसा नहीं होता, नेट में तुम्हारा रैंकिंग परसेंटाइल कंपेरिजन किया जाता है, एक स्टूडेंट को पकड़ के नॉन रेफरेंस टेस्ट यूज किया जाता है वहां पे नंबर देने के लिए। यहाँ पे क्या करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग किया जाता है, क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, ठीक है ना, क्राइटेरिया सेट कर देते हैं। द टेस्ट डेटा टेल अस अबाउट, और ये जो डेटा है ना हमको बताएगा उसका प्रोफेंसी, बार बार एक ही चीज लिख दी मेन चीज। ये देखो क्या है तुम्हारा ऑथेंटिक असेसमेंट, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एंड स्किल, ये कीवर्ड याद करना, उसके बाद मैं बता रही हूँ। क्रिएटिंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एनालाइजिंग नॉवेल थीम कैरेक्टर्स, आ जाओ तुम ना किसी को बोलो कोडवार पे बनाने के लिए, तो कोडवार पे तुम, कोडवार पे तो नहीं बनेगा, और में भी बन सकता, रुक जाओ एक मिनट, तुमको स्टूडेंट को बोलो कि मुझे पीपीटी बना के देखो, पीपीटी देखो प्रेजेंटेशन, पीपीटी बनाओ या प्रोजेक्ट, पीपीटी ऐसा बनना चाहिए, मैं दिखा रही हूँ, रुक जाओ। मैं पहले बच्चे लोगों को पढ़ाती थी, पिक्चर बना रही थी, कौन वाला पिक्चर बताओ, मैं माइंड मिला रही हूँ जो इस पे बैठ जाए एग्जैक्ट, कौन सा पिक्चर लाओ पीपीटी अगर मुझे बनाना रहे, पढ़ा पढ़ा के, मैं पढ़ाती थी ना तो ऐसी पढ़ाती थी बच्चे लोगों को, मतलब पिक्चर बना के उसके बाद लिख देती, वो माइंड में नहीं आ रहा, चलो रुको मैं दिखा रही हूँ। हाँ मैं एक पढ़ाई थी तुम्हारा ये ईवीएस में, क्या नाम है, तुम लोग आरसी को याद होगा, मैं पढ़ाई थी मैग्निफिकेशन पढ़ाई थी ना आरसी, की कैसे एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, जैसे ये समुंदर है, ठीक है ना, है ना, क्या नाम था मेरे माइंड से भी निकल रहा, ये रिवर है, क्या नाम था, बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बिल्कुल सही बोली, देखो मैंने बायो मैग्निफिकेशन, हाँ मैग्निफिकेशन, हाँ बिल्कुल, हाँ ये वाला, देखो मैं आरसी को ये वाला पढ़ाई थी, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ये समुंदर है, समुंदर के अंदर तुमको क्या मिलेगा इंसेक्ट, ठीक है, तो इंसेक्ट का चलो मैं नक्शा बना देती हूँ, बन गया। इस इंसेक्ट को कौन खाता है, फिश, फिश खाती है, ठीक है, ये छोटी फिश है, ये छोटी फिश है, हाँ फिर आई बड़ी फिश,
हाँ, उसको बड़ी फिश छोटी फिश को खा जाएगी। अभी बड़ी फिश को कौन खाएगा? मैन। ठीक है, इसको फूड चैन नहीं बोले, इसको बायो मैग्निफिकेशन बोलेंगे। फूड चैन बनता है तुम्हारा वो पेड़ वाला से। हाँ, वो हाँ दूसरा होता हाँ, है। फूड चेन अलग हो गया तुम्हारा। कीड़े ये गोल गोल करके बनता है वो अलग। इसको बायो मैग्निफिकेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं किसी स्टूडेंट को बोल रही हूँ, तुम मुझे ना पीपीटी बना के दिखाओ, तो उसको बिल्कुल इस तरह से पिक्चर बनाना पड़ेगा, कीड़ा का नक्शा यहाँ बनाना पड़ेगा, इंसेक्ट बनाना पड़ेगा, मछली बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इंसेक्ट, ये जो तुम्हारा इंसेक्ट है ना, ये नदी का जो छोटा छोटा पेड़ पौधा वो खा रहा, इस पेड़ पौधा को कौन खा रहा? इंसेक्ट खा रहा। इस कीड़ा मकोड़ा को कौन खा रहा? इंसेक्ट। इस इंसेक्ट को कौन खा रहा? फिश, छोटा छोटा फिश। छोटा छोटा फिश को कौन खा रहा? बड़ा फिश। बड़ा फिश को खा रहा मैन। इस तरह से उनको बना के दिखाएगा। जब इस तरह से ये नोबेल थीम लगा कर दिखाएंगे ना, तो ये स्टूडेंट जो कर रहा ना, यानी रियल वर्ड सीख रहा, ये इसका रियल। तब हम क्या बोलेंगे कि हाँ, अब कोई मैं स्टूडेंट को बोलूं, अपने 8-9 के बच्चे को, कोई बोल रही हूँ, चलो बायो मैग्निफिकेशन का मुझे बना के दिखाओ, उस पे पीपीटी बना के दिखाओ, या उसमें मुझे कोई अगर नॉवेल रहता तो मैं नॉवेल का थीम बोलती, तो मैं पीपीटी मांगी हूँ बायो मैग्निफिकेशन पे, वो बना के जो दिखा रही है ना, ये हो गया स्टूडेंट का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नॉलेज एंड स्किल। क्यों? इन्होंने रियल वर्ल्ड में करके दिखाया। देखो, ये स्टूडेंट का नॉलेज कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, आपसे बना कभी नहीं। अरे ये क्या आ गया? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ये जो स्टूडेंट पे नॉलेज अप्लाई हुआ है ना, ये रियल वर्ल्ड का नॉलेज अप्लाई हुआ है ना। रियल वर्ल्ड में ऐसा होता भी है, होता है कि नहीं होता बताओ। या कोई नॉवल ही दे दे बनाने के लिए, तो नॉवल को पूरा ऐसे बनाना पड़ेगा, पिक्चर दे के कि हाँ ये टीचर ऐसे एक होता है ना, पिक्चर बना बना के फिर नीचे लिख लिख के, जैसे अभी मैं ये बनाई उसी तरह, तो वो रियल वर्ल्ड हो गया। ठीक है ना। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन एनालाइज नॉवल, मतलब कि ऑथेंटिक असाइनमेंट में प्रोसीजर्स दैट टास्क स्किल एंड एबिलिटी दे वुड अप्लाई इन रियल वर्ल्ड। स्टूडेंट का जो एबिलिटी है ना, उसको हम लोग रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में, रियल सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। जैसे ये तो तुम्हारा मैंने दिया, और ये जब मैं स्टूडेंट लिख के लाएगा, बना के लाएगा, तो वो सचमुच ये रियल वर्ल्ड है कि नहीं बताओ। उन्होंने सचमुच उन्हें नॉलेज कहाँ से लिया? रियल वर्ल्ड से लिया। ठीक है, ये नॉलेज कहाँ से मिला? ये रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है ना कि ये खा रहा, ये खा रहा, ये खा रहा, तो ये जो असाइनमेंट है ना, तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, स्टूडेंट के अंदर नॉलेज है, स्किल है ना, इसको पता है कि ऐसे 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 होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ये बिल्कुल ऑथेंटिक असेसमेंट टेस्ट है। अगर क्या मैं किसी स्टूडेंट को बोल दूं कि तुम बायो मैग्निफिकेशन पे मुझे पीपीटी बना के दिखाओ, जब वो बनाएगा तो पहले तो उसको पढ़ना पड़ेगा ना, तब तो बनाएगा, ऐसे कैसे बना लेगा? पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी बना लेगा, उसको पहले पढ़ना पड़ेगा कि हाँ, तो वो पढ़ेगा तो उसको नॉलेज हुआ। तब ये जब पिक्चर बना के लाएगा ना वो मेरे सामने, तब मैं समझ जाऊंगी कि हाँ, इसको इस चीज का नॉलेज है, इसके अंदर ये नॉलेज है, कि इन्होंने जो चीज बना के लाया है ना, तब, क्योंकि वो तभी बना पाएगा जब उसके अंदर नॉलेज होगा। रैंडमली तो कोई पर्सन ऐसे ऐसे अपना मर्जी से तो नहीं बना लेगा। जब उसको नॉलेज होगा तब तो वो ऐसा पिक्चर बनाएगा ना। तब यानी ऑथेंटिक असेसमेंट है, क्योंकि मैंने एक थीम दिया कि तुमको बायो मैग्निफिकेशन पे बनाना है, और उन्होंने बना के लाया, और फिर लिखा भी कि ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है। तो मुझको क्या समझ में आया? स्टूडेंट के अंदर नॉलेज है, स्टूडेंट के अंदर स्किल है। वालेकुम सलाम, जा रही बाबू। ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आया कि हाँ, स्टूडेंट के अंदर वो स्किल है, नॉलेज है, बायो मैग्निफिकेशन के बारे में उसको नॉलेज है। तो मेरा टेस्ट कंप्लीट हुआ, मेरा टेस्ट मुझे पता चल गया कि हाँ, उसको इस चीज के बारे में नॉलेज है। तो ये रियल वर्ल्ड एक तरह का टेस्ट है ना। मैंने समझ लिया कि हाँ, स्टूडेंट को आ गया, तब तो बना के दिखाया, तब तो ये पूरा लिख के लाया, हाँ देखो ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ऑथेंटिक असेसमेंट। लास्ट वाला टेस्ट इक्साटिव टेस्ट। यहाँ पे क्या करेंगे? देखो यहाँ पे देखो, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ए स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट हर प्रीवियस परफॉर्मेंस कॉल इज इक्सिक। एक स्टूडेंट ने पहले जितना भी टेस्ट दिया, प्रीवियस जितना भी टेस्ट दिया, रुक जाओ मैं गलत लिखी हूँ, प्रीवियस टेस्ट जितना भी दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर दे दिया, और जो करंट टेस्ट होगा, एक स्टूडेंट का जब प्रीवियस टेस्ट, मुझको उसको असेसमेंट करना है, उसका मुझे चेक करना है, तो मैं उसको कैसे चेक करूंगी? जब मैं उसका प्रीवियस वाला जितना भी टेस्ट दिया है, मान लो किसी में 10 लाया, किसी में 9 लाया, किसी में 8 लाया, सब चेक करके, और मैं करंट वाला स्कोर, इसने जितना भी नंबर लाया उसे मैच करूंगी ना, तो इस तरह के टेस्ट को मैं क्या बोलूंगी? इट्साटिव टेस्ट या इट्साटिव असेसमेंट। ठीक है,
ऊपर में समझ में आ गया कि अगर मुझे किसी बच्चे को समझना है, उसके रियल वर्ल्ड नॉलेज, उसको नॉलेज है कि नहीं, तो मैं बायो मैग्निफिकेशन पे दे दी तो बना के मैं समझ गई, हाँ इसको नॉलेज है, तब तो बनाया। लेकिन इप्सा से टेस्ट में मैं क्या करूंगी, मैं स्टूडेंट का जो ओल्ड परफॉर्मेंस है, जितना भी उसने पहले जो टेस्ट दिया, और करंट वाला परफॉर्मेंस में क्या करूंगी, कंपेरिजन करके देखूंगी। ठीक है, कंपेरिजन करके देखूंगी। जब मैं इस तरह का टेस्ट कर रही हूँ ना, प्रीवियस परफॉर्मेंस को लेकर और करंट परफॉर्मेंस को लेकर, तो ये कौन सा टेस्ट है, देख लो यहाँ पर ही। जब मैं लर्नर के करंट परफॉर्मेंस का कंपैरिजन पास्ट की परफॉर्मेंस से कर रही हूँ ना, इप्साटिव टेस्ट है, असेसमेंट है, बस कुछ और नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्रीवियस और करंट, और कुछ नहीं, बस खत्म हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन एप्टीट्यूड टेस्ट कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखें क्लास। हाँ, ठीक है, तुम लोग कुछ नहीं समझ में आया, कहीं पे हौच पौच आया तो बोलो मुझे, कहीं पर भी लगा कि नहीं दीदी मुझे यहाँ पे हौच पौच लगा, है क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक, चलो तो मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, अगर कोई हाँ, पूछना है तो ठीक पूछ लो। है। ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं, नहीं, सब क्लियर है। ठीक, ठीक, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, वेलकम।